अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है ज़िद्दी नागिन एपिसोड 2। शमान ने जब आंखें खोली तो खुद को दियो कामत पहाड़ की बुलंदी पर पाया। जब उसने निगाह नीचे की तो ज़मीन तो नज़र ना आई बल्कि एक गहरी खाई दिखाई दी। जोगी बाबा के साथ रहते हुए कुछ अमलियात पर वो दस्तरस हासिल कर चुका था कि मुश्किल वक्त में अपनी रक्षा कर सके। यही नहीं, जोगी बाबा ने उसे हवा में उड़ने, काली शक्तियों से नबुर्द आज़मा होने के अलावा दीगर कई मंत्र याद करवा दिए थे। उसने मुंह ही मुंह में हवा में उड़ने वाला मंत्र दोहराया और दूसरे ही लम्हे वो किसी परिंदे की तरह बुलंदो बाला पहाड़ से नीचे गहरी खाई में गिरता चला जा रहा था। ऐन उस वक्त जब उसके शरीर और ज़मीन में सिर्फ चंद गज का फासला बाकी रह गया तो एकदम से उसका शरीर सीधा हो गया, जैसा कि इंसान सीधा होकर चलता है, और फिर उसका शरीर आराम से ज़मीन पर टिक गया। शाम के धुंधलके चारों तरफ अपने पर फैला चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ चांद भी हर चीज को मुनव्वर कर चुका था। चांद की चांदनी हर सू फैली हुई थी। समुंदर के पानी में तो गोया तूफान सा बरपा था। यूं लग रहा था जैसे पलक झपकते में समुंदर किसी बिफरी हुई नागिन की तरह हर चीज को तहस नहस कर रहा था। उसकी लहरें साहले समुंदर पर उछल उछल कर आ रही थीं। शमान साहले समुंदर से काफी दूर एक साफ जगह पर छोटी सी पहाड़ी चट्टान की ओट में बराजमान था। उसके दिल में किसी भी किस्म का कोई डर या खौफ ना था। उसकी निगाहें समुंदर की बिफरी हुई लहरों पर जमी हुई थीं। लहरों का शोर उसकी कुव्वते समात पर गोया जोर जोर से दस्तक दे रहा था। आज पहली बार वो समुंदर की तरफ आया। उसने तो कभी सोचा भी ना होगा कि समुंदर की लहरों का शोर इस कदर समात शिकन होता होगा। वो हैरत का मुजस्मा बना चांद की चांदनी में बिफरी हुई लहरों को तक रहा था, जब अचानक उसकी निगाहें एक जगह जा टिकी। उसने अपनी दोनों आंखों को जोर जोर से मसला, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा हैरत अंगेज था। जैसा जोगी बाबा ने बताया था सब कुछ वैसा ही था। समुद्र की लहरों में उसे दो बड़े बड़े नाग दिखाई दिए। उसने फौरन इसलिए पहचान लिया क्योंकि जोगी बाबा ने उसे बताया था कि उनके शरीर चांद की चांदनी में यूं चमकेंगे जैसे शीशे पर सूरज की शुआएं पड़ें तो वो चमकने लगता है। उनके शरीर आम इंसानों की निस्बत बहुत बड़े थे, इतने बड़े के शमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको काबू करना वाकई शेर की किचार में हाथ डालने के मुवाफिक था। जोगी बाबा बहुत बड़ा माहिर अलूम था। उसने कभी उन नागों की तरफ निगाह उठाकर भी क्यों ना देखा था, वो ना समझ सका, लेकिन उसने इतना जरूर जान लिया कि वो नाग भी कोई आम नाग नहीं है, जरूर शक्तिशाली हैं। तभी तो जोगी बाबा ने उनको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कभी खुद ना की। लेकिन जो कुछ भी था, शमान भी हिम्मत हारने को तैयार ना था। उसने भी इरादा कर लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आज इन दोनों नागों को अपना बंदी बनाकर ही ले जाएगा। जोगी बाबा ने उसे यह भी बताया था कि जब तक दोनों नागों के मोती उनसे जुदा ना हो तब तक उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना नामुमकिनात में से है। आलिया, क्या जमाल तुम्हारे बारे में मुखलिस तो है ना? आलिया की दोस्त हिना ने उससे पूछा। दोनों बाजार में शॉपिंग के लिए आई थीं। शॉपिंग करने के बाद दोनों आइसक्रीम बार में आकर बैठ गईं ताकि कुछ पेट पूजा कर लें। हिना न सिर्फ आलिया की बेहतरीन दोस्त थी बल्कि दोनों एक दूसरे की हमराज भी थीं। आलिया के बारे में हिना को मालूम था कि वो इंस्पेक्टर जमाल जहीर से वालिहाना मोहब्बत करती है। आलिया को भी उसने बता रखा था कि वो अपनी क्लास के एक होनहार लड़के शहबाज से मोहब्बत करती है, जो तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। वहाँ से उसे न सिर्फ अच्छी खासी पगार मिल रही थी बल्कि कंपनी की तरफ से उसे एक आलीशान मकान और गाड़ी भी मिली हुई थी। जब आलिया को ये बात मालूम हुई तो वो बहुत खुश हुई और सोने पर सुहागा जब हिना ने बताया कि शहबाज के घर वाले उसका हाथ मांगने आए थे, और न सिर्फ हिना के घर वालों ने हाँ कर दी बल्कि जल्द ही मंगने की रस्म अदा की जाएगी। आलिया एक तरफ उसकी बात सुनकर खुशी से निहाल हो गई तो दूसरी तरफ उसका दिल किरची किरची होकर रह गया। वो जिसके ख्वाब बुनती थी ना जाने उसने कब उसका हाथ मांगने किसी को भेजना था। आलिया की आंखें पथरा गई थी। उनमें आई नमी को हिना ने बहुत करीब से देख लिया। क्या हुआ आलिया? आलिया की आंखों में नमी देखकर हिना ने उसे मुखातिब किया तो आलिया यूं चौंकी जैसे किसी सोते को झंझोड़ा जाए तो वो चौंक उठता है। आलिया ने उसकी तरफ देखा। तुमने कुछ कहा? हिना को आलिया और जमाल के बारे में सब कुछ मालूम था। वो ये भी जानती थी कि जमाल बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ बात अच्छाई बुराई की नहीं थी, जिंदगी बिताने की थी। जमाल बहुत अच्छा लड़का है आलिया। मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। हर इंसान के साथ कुछ मजबूरियां होती हैं, मुमकिन है वो भी किसी मजबूरी का शिकार हो। हिना ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा।
दोनों एक दूसरे के आमने सामने बराजमान थीं। आइसक्रीम बार में छोटे छोटे 8-10 कैबिन थे। उसकी मजबूरियों के सहारे तो मैं जी नहीं सकती ही ना, आखिर मैं लड़की हूँ। लड़की वालों पर बहुत जल्द उंगली उठाई जाती है। मेरे वालिदैन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन लोगों का मुंह कैसे बंद कर पाएंगे वो? लोग तो जो मुंह में आए बक देते हैं। आलिया ने थके हुए लहजे में कहा। तुम खातिर जमा रखो आलिया, देर सवेर होती रहती है, लेकिन इस देर सवेर में फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर तुम कहो तो मैं जमाल भाई से बात करूं क्या? हिना ने उसे समझाते हुए पूछा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तुम्हारे सामने भी अपनी मजबूरियों की लिस्ट खोल के रख देगा। तुम फिक्र मत करो, बस एक बार इजाज़त तो दो, हिना ने जोर देते हुए कहा। जवाबन आलिया ने हाँ में सर हिलाया, गोया उसने उसे इजाज़त दे दी। हिना उसकी आंखों में खालीपन को तके जा रही थी, जहां मायूसियों ने डेरे डाल रखे थे। नाउमीदी की परछाइयां साया फगन थीं। राजा महेंद्र नाथ प्रताप सिंह ने तख्तो-ताज उस वक्त संभाला जब उसके पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे थे। राजा प्रताप सिंह एक निहायत ही काबिल जंगजू और निहायत ही ज़हीन बादशाह साबित हुआ। उसने जल्द ही हिंदुस्तान की काया पलट दी। वो अपनी आवाम के हक में बहुत बेहतर था। राजा प्रताप सिंह ने जब करीबी सल्तनत में अपने कदम रखे तो वहाँ के राजा ठाकुर मोहन लाल ने राजा प्रताप सिंह का शानदार इस्तकबाल किया। राजा प्रताप सिंह ठाकुर मोहन लाल के इस इस्तकबाल से बहुत खुश हुआ। ठाकुर मोहन लाल ने राजा प्रताप सिंह को इजाज़त दे दी कि अगर वो चाहे तो इस सल्तनत पर भी काबिज हो सकता है। लेकिन राजा प्रताप सिंह ने ठाकुर मोहन लाल की दीद को खातिर में लाते हुए उसे उसके ओहदे पर ही फायज रखा। राजा प्रताप सिंह ठाकुर मोहन लाल की जिद की वजह से उसकी सल्तनत में 1 माह मेहमान रहा। इस 1 माह में ठाकुर मोहन लाल ने राजा प्रताप सिंह की ऐसी खातिर तवाज़ो की कि राजा प्रताप सिंह उससे बहुत खुश हो गया। उन्हीं दिनों राजा प्रताप सिंह की एक दोपहर बाग में चहलकदमी करते हुए ठाकुर मोहनलाल की बेटी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक ही नज़र में एक दूसरे को बहुत पसंद किया। जाते जाते राजा प्रताप सिंह ने ठाकुर मोहनलाल से उसकी बेटी रजनी का हाथ मांगा तो उसने हाँ कर दी। जाते जाते राजा प्रताप सिंह ने रजनी को अपनी रानी बनाया और साथ लेकर अपने महल पर आ गया। महल में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। रजनी से प्रताप सिंह को 2 बेटों के साथ एक बेटी भी हुई। राजा प्रताप सिंह अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। जब उसे ये मनहूस खबर मिली कि ठाकुर मोहनलाल उसके ससुर ने उसके लिए बगावत का इरादा कर लिया था, जल्द ही वो उसकी सल्तनत पर हमलावर होकर उसका कला कमा करने का इरादा रखता है। इस मकसद के तहत उसने आस पड़ोस की सल्तनतों के हुक्मरानों से रवाबित शुरू कर दिए हैं। ये खबर प्रताप सिंह के लिए बहुत बड़ी खबर थी, जिसे सुनते ही उसके कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। उसने तो कभी तखय्युल में भी ना सोचा था कि उसके अपने उसके साथ ऐसा करने का सोचेंगे। तभी राजा प्रताप सिंह को पंडित पिरोहत की खिदमत लेने की सूझी। पंडित पिरोहत उस वक्त राजा प्रताप सिंह की तरफ से दिए गए मकान में आराम कर रहा था। उस मकान में उसके साथ उसकी बेटी और एक मुलाजमा जो राजा प्रताप सिंह की अता की हुई थी रहते थे। पंडित पिरोहत बहुत शक्तिशाली इंसान था। उसने एक साथ कई इल्म पर दस्तरस हासिल की थी, जिनमें काले जादू के साथ साथ इल्म नजूम भी शामिल था। दीगर कई इल्म पर भी उसकी दस्तरस थी, लेकिन ज्यादातर काम वो इल्म नजूम और काले जादू से किया करता। पंडित को जैसे इस बात की खबर हुई कि राजा प्रताप सिंह बजाते खुद उससे शर्फ़े मुलाकात के लिए तशरीफ़ फरमा हुआ है, तो वो भागम भाग कमरे से बाहर निकला। यहाँ तक कि पैरों में जूता तक पहनना याद न रहा। पंडित के बालों में मुकम्मल तौर पर सफ़ेदी आ चुकी थी। यही नहीं बल्कि उसका चेहरा झुर्रियों की जद में बुरी तरह से आ चुका था। मेरे राजा, पंडित ने राजा प्रताप सिंह के आगे ताजीम से खम होते हुए कहा। जवाबन राजा प्रताप सिंह मुस्कुरा दिया और पंडित का हाथ पकड़कर आंखों से लगाया। मेरी सल्तनत आलिया के अजीम और वफादार पंडित पिरोहत, राजा प्रताप सिंह बोला, आपकी नवाजिश है मेरे आका। पंडित अदब से बोला, क्या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे या अंदर कहीं बैठने को जगह मिल जाएगी? राजा प्रताप सिंह बोला तो पंडित ने खजालत भरी नजरों से उसे देखा। माजरत मेरे आका, पंडित पिरोहत ने शर्मसारी से कहा, तशरीफ लाइए। पंडित ने एक तरफ हटकर अपने कमरे की तरफ इशारा किया। उसके कमरे में मेहमानों के बैठने के लिए एक आला किस्म का सोफा सेट और आराम करने के लिए एक निहायत ही नरमो गुदाज बेड मौजूद था। राजा प्रताप सिंह के साथ आई फौज पंडित के घर के बाहर ही खड़ी थी। कमरे में पहुंचते ही राजा प्रताप सिंह सोफे पर टेक लगाकर बराजमान हो गया। पंडित पिरोहत से सीधा बैठा नहीं जाता था और इस बात से राजा प्रताप सिंह भी आशना था। उसने हाथ के इशारे से पंडित पिरोहत को बेड पर बैठने का इशारा किया तो पंडित बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। सिलसिला गुफ्तगू शुरू होने से कबल ही मुलाजमा शरबत ले आई। उसने 2 गिलासों में शरबत डाला।
कबल इसके कि वो दोनों उसकी तरफ बढ़ाती राजा प्रताप सिंह ने उसे हाथ के इशारे से चले जाने का हुक्म दिया। मुलाजमा दबे कदमों वापस लौट गई। राजा प्रताप सिंह ने अज खुद शरबत का गिलास उठाकर पंडित को पेश किया। मेरे आका। पंडित ने शरबत का घोंट भरते हुए राजा प्रताप सिंह को मुखातिब किया। राजा ने उसकी तरफ देखा। लगता है आप किसी परेशानी का शिकार हैं। पंडित की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह जेरे लब मुस्कुरा दिया। बोला, पंडित जी, आपने दुरुस्त समझा। परेशानी ऐसी है कि बताते हुए हैरत हो रही है। अगर आप सुन लेंगे तो हैरत के मारे उछल पड़ेंगे। राजा की बात सुनकर पंडित ने फौरन उसका दिमाग पढ़ा और सारी बात जान गया। मेरे आका, आप चिंता मत करें। हर परेशानी का कोई ना कोई उपाय होता है। आज आपके अपने आप के दुश्मन हैं, कल कोई और। सल्तनत के हुक्मरानों के लिए ऐसे वाकयात नई बात नहीं होती। पंडित की बात सुनकर राजा वर्तः हैरत में मुब्तला हो गया। आपको कैसे मालूम? उसने पूछा तो पंडित ने उसे घूरा। आप शायद इस बात को फरामोश कर रहे हैं कि एक शक्तिशाली पंडित के सामने बैठे हैं। पंडित ने उसे याद दिलाते हुए कहा तो राजा ने मुस्कुराते हुए सर को झटका, जैसे वाकई वो इस बात को फरामोश कर बैठा था। मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं? राजा प्रताप सिंह ने पंडित पिरोहत को घूरते हुए पूछा। हमेशा की तरह मैं आज भी वही बात करूंगा कि मेरे नातवा कंधों में अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही कि ताहयात आपके साथ रह पाऊं। आप मुझे इस शरीर के बोझ से निजात दिला दें। शरीर के बोझ से निजात पाते ही मेरी सारी शक्तियां आपकी गुलाम हो जाएंगी। आप एक शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। यही नहीं, जो काम मैं अपनी जिंदगी में ना कर सका वो अधूरा काम मेरे आका आपको करना है। यहाँ से कोसों दूर काली पहाड़ी के दूसरी तरफ आबे हयात के कुएं से आपको पानी पीना है। आप अमर हो जाएंगे। मेरी तरह गलती मत करना। मैं अपनी शक्तियों पर नाज करता रहा और यही सोचता रहा कि इन शक्तियों की बदौलत ही मैं अमर रहूंगा, लेकिन मेरी ये खामख्याली मुझे जुल दे गई। अब मेरा ये शरीर मेरे लिए बोझ बनता जा रहा है। आप उम्र के जिस हिस्से में हो, अगर आप अभी से आबे हयात के चंद घोंट पी लें तो मौत कभी आपके करीब ना भटक सकेगी। यही नहीं बल्कि फिर आपको एक अमल बताऊंगा जिसकी बदौलत बुढ़ापा कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। पंडित ने हमेशा की तरह अपनी बात दोहराई। पहले जहां राजा प्रताप सिंह पंडित को टोक दिया करता था, लेकिन आज ऐसा कुछ ना हुआ। पंडित को राजा प्रताप सिंह ने टोका नहीं बल्कि उसकी बातों पर गौर करने लगा। पंडित ठीक ही तो कह रहा था कि अगर वो मर गया तो उसकी अदम मौजूदगी में राजा प्रताप सिंह के लिए ना जाने कैसी कैसी मुसीबतें सर उठाने लगें। मैं नहीं चाहता कि मैं आप जैसे अजीम इंसान को भी खो बैठूं और हासिल भी कुछ ना हो। ना इधर का रहूं ना उधर का रहूं। राजा ने परेशान कुन लहजे में पंडित को देखते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा मेरे आका। आप अभी इन बातों से आशना नहीं। आप अपना काम कीजिए और देखिए उसके बाद कितनी आसानियां पैदा हो जाएंगी। मेरे लिए भी परेशानियां और शरीर का ये बोझ खत्म हो जाएगा। पंडित ने खाली गिलास राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे राजा प्रताप सिंह ने तेजी से अपनी जगह से थोड़ा सा उठकर पकड़ लिया और पकड़ के टेबल पर रख दिया। मुझे क्या करना होगा? राजा ने थूक निकलते हुए कहा। पंडित पिरोहत जैसे अजीम इंसान को अपने हाथों अब्दी नींद सुलाने का कभी उसने सोचा ना था। मेरे कहने का मतलब है कि ये काम हमें कहाँ करना होगा? राजा प्रताप सिंह ने अपनी बात की वजाहत की। उसकी बात सुनकर पंडित थोड़ा सीधा होकर विराजमान हुआ। मेरे आका, मेरे मकान के पिछवाड़े जो आपने मंदिर बनवा कर दिया था उसके तय खाने में, पंडित पिरोहत ने कहा। पंडित की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह मबहूत रह गया। उसने वर्तः हैरत से पंडित को देखा। ये आप क्या कह रही हैं? जितना मुझे याद पड़ता है उस मंदिर के अंदर कोई तहखाना नहीं बनाया गया था। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? राजा प्रताप सिंह बोला तो उसकी बात सुनकर पंडित ने उसकी बात से इत्तफाक किया। मेरे आका, अभी आपको वर्तः हैरत में डालने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आपको बताए बगैर मुझे उस मंदिर के अंदर तहखाना बनाना पड़ा, लेकिन यही कुछ नहीं बल्कि उस तहखाने के अंदर बहुत कुछ ऐसे राज पिन्हा हैं जिन्हें वक्त आने पर आपको बताना मकसूद था। पंडित ने अपनी गलती का इकरार करते हुए राजा प्रताप सिंह को बताया। राजा प्रताप सिंह उसकी बात सुनकर हैरत के समुंदर में गोताजन हो गया। वो मुंह से तो कुछ ना बोला लेकिन पंडित को तकता रह गया। कमिश्नर आसिफ रियाज ने अपने ऑफिस में एक हंगामी मीटिंग बुलवा ली थी, जिसमें उसने अपने मातहत तमाम अफसरान को बुलाया। मीडिया को मीटिंग हॉल से दूर रहने की सख्त ताकीद कर दी गई। कमिश्नर आसिफ के हुक्म पर सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद हो गए थे और उन्हें सख्ती से ताकीद कर दी गई थी कि अगर कोई भी शख्स किसी भी किस्म की हुक्म अदूली करे या कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा करने की वजह बने तो उसकी खूब दुर्गत लगाई जाए। हर कस नाकिस मुस्तरिब था कि ऐसी भी क्या आफत नागहानी बर्पा हो गई
कि कमिश्नर ने इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली, लेकिन किसी के पास भी किसी सवाल का कोई जवाब न था। सब अफसरान मीटिंग हॉल में एक बड़ी टेबल के चारों तरफ जमा थे। इस टेबल की लंबाई कमोबेश 30-35 फुट थी, जबकि इसकी चौड़ाई 8-10 फुट होगी। सब अफसरान की निगाहें कमिश्नर आसिफ पर जमा थीं, जबकि कमिश्नर आसिफ की निगाहें सामने रखे फाइलों के पलंदे पर टिकी हुई थीं। आप सब हैरान जरूर होंगे कि ऐसी भी क्या मुसीबत सामने आ गई कि हंगामी मीटिंग बुलवानी पड़ी। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और कमिश्नर बोला। फिक्रा मुकम्मल करने के बाद उसने सामने अफसरान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात अयां थे। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे मुआशरे में एक इंसान शरीफ घराने में आंख खोलता है, उसके खानदान में शराफत विरासत में चली आ रही होती है, लेकिन आगे जाकर वो शख्स अपने वक्त का एक गुंडा बन जाता है। मैं अगर ये कहूँ कि वो मुआशरे के लिए नासूर बन जाता है तो मेरे ख्याल में ये अल्फाज भी कम होंगे। कमिश्नर की बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन फाइलों का पलंदा बता रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। कौन है ये गनी भाई और इसके साथ वाले लौंडे, क्या नाम है उनका? हाँ, याद आया, ज़रियाब मलिक और वरियाम शाह। फिक्रा मुकम्मल करके फिर कमिश्नर ने सबकी तरफ देखा। अब की बार सबका माथा ठिनका। मीटिंग बुलाए जाने की वजह वो जान चुके थे। गोया कमिश्नर को अब पता चला था, जब वो शराफत का लिबादा उतार कर बेगैरती और बदमाशी का लिबादा ओढ़ चुके थे। कमिश्नर की बात का जवाब अब भी किसी ने नहीं दिया। सभी खामोश थे। सब ये जानने के मुतमन्नी थे कि अब कमिश्नर क्या लाहे अमल इख्तियार किए हुए है। एक तरफ ये गुंडे हैं तो दूसरी तरफ सिकंदर मलिक। गनी भाई कौन है ये, कहाँ से आया? कभी किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की। करें भी तो क्यों? वो गुंडा है, लोगों के लिए नासूर है। लोगों की हिफाजत करने वालों ने ओहदा संभालते वक्त पाक कलाम पर हाथ रखकर उनके मालो जान की हिफाजत का जिम्मा तो ले लिया, लेकिन काली भेड़ें जेब गर्म होते साथ ही भूल जाती हैं कि उन्होंने पाक कलाम पे हाथ रखकर कैसे कैसे वादे किए हैं। आज ये गुंडे बदमाश दूसरों की इज्जतों की पामाली कर रहे हैं तो जल्द ही इन काली भेड़ों की मालो इज्जत और जान उनकी मुट्ठी में बंद हो जाती है। अपना रिस्क हराम करके खाने की आदत इस महकमे को दीमक की तरह चिमटी हुई है। कमिश्नर ने फिक्रा मुकम्मल करने के बाद फाइलों के पलंदे को बखेरना शुरू कर दिया। अभी तक किसी ने भी उसकी किसी बात का कोई जवाब न दिया था, बल्कि सब उसकी तरफ महवे हैरत से तके जा रहे थे। उसकी बातें सुन रहे थे और दिल ही दिल में उसे जो मुंह में आ रहा था बके जा रहा था। कुछ अफसरान तो एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए उसे गालियां तक दे रहे थे। इस महकमे में यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि इस महकमे में नाइंसाफी, रिश्वत और जुल्म जैसी बुराइयां अरूज पर होती हैं, सब कुछ जानते हुए भी कि कौन कौन उनकी सरपरस्ती कर रहा है। याद रखना, दोबारा जिसके इलाके में मैंने किसी ऐसे गुंडे की किसी कार्रवाई की खबर सुन ली तो उसको फौरन डिसमिस करके रख दूंगा। कमिश्नर ने गुस्से से ताव खाकर कहा। सब जानते थे कि वो किस कदर सख्त मिजाज और असूल परस्त इंसान है। जल्द ही मीटिंग बर्खास्त हो गई। सबको मुंह बंद रखने की हदायत की गई और सख्ती से कहा गया था कि मीडिया के सामने कोई किसी किस्म का भी बयान ना दे। अफसरान के बाहर निकलने की देर थी कि मीडिया वालों ने सवालात की बौछार करनी शुरू कर दी, लेकिन सब चुपचाप वहां से खिसकते चले गए। खालिस जज्बात रखने वाले लोग इस दुनिया की परख पर पूरा नहीं उतर सकते। कितने लोग होते हैं ऐसे, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में से एक, इतने हसास, जज्बात ना पुख्ता और कुव्वत मुदाफियत जीरो। उस पर तरबियती माहौल की कमी। उन्हें हथेली पर आबले की सूरत रखो तो भी फूट बहते हैं। किसी हल्की सी ठीस से भी, जैसे तितली के नाजुक परों को कितनी भी एहतियात से छुएं, उनके रंग पोरों पर उतर आते हैं। सिदरा भी उन्हीं में से एक थी, बल्कि वो तो सिर्फ फूल थी या तितली या सीप में बंद मोती या फिर आसमान से बिछड़ा कोई तारा जिसे कुदरत ने एक ही बार में आसमान पर सजा दिया हो। हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार से उड़ा जा रहा था। सिकंदर मलिक की निगाहें मुझ पर ही मरकूज थीं। न जाने वो ऐसे बगौर मुझे क्यों तक रहा था। इस बात का मुझे उस वक्त कोई इल्म न था, लेकिन बाद में मैं ये बात ज़रूर जान गया था कि सिकंदर मलिक एक निहायत ही काबिल और बेहतर चेहरा शनास इंसान है। वो इंसान का चेहरा देखकर उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकता है, उसके माजी तक से आशनाई हासिल कर सकता है। दुख पहाड़ की तरह होते हैं, दिल पे धरे के धरे रह जाते हैं। कभी कभी इंसान अपने कदमों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठता है। भूल जाओ कि तुम ज़हीर अहमद हो, बल्कि तुम्हारा नाम आज से गनी है। अपनी ताकत का सिक्का मनवाओ ताकि लोग तुम्हें गनी की बजाय गनी भाई के नाम से पुकारें।
कभी भी झुकना मत, क्योंकि झुकने वाले का ये दुनिया सर कलम कर देती है। यहाँ सिर्फ वही कामयाब कामरान है जो दूसरों को अपने आगे झुकाता है। लोग उसके सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, उसके हुक्म को सर आंखों पर रखते हैं। जब रो रो कर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो सिकंदर मलिक के नसीहत से लबरेज अल्फाज मेरी कुव्वत समाज से टकराए। मैंने निगाहें उठाकर हैरान व शशदर होकर उसकी तरफ देखा कि उसे मेरे नाम से आशनाई कैसे हुई, लेकिन जल्द ही मैं समझ गया कि वो शख्स ज़रूर कोई बहुत ऊंचे मर्तबे पर है और शायद मेरे बाप की वजह से मुझे जानता हो, क्योंकि मेरे बाप की अलैक सलैक बड़े लोगों से बहुत थी। सिकंदर मलिक सादा सूट जेब तन किए हुए था, हाथों के कफ उसने चढ़ाए हुए थे। उस दिन के बाद मैंने अपने अंदर के ज़हीर अहमद को वहीं दफन कर दिया और सिकंदर मलिक के एहसानों के नीचे दबता आज गनी भाई बन गया हूँ। फिर हमारे दरमियान कुछ हालात ऐसे आए कि मजबूरन हमें एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी, लेकिन मैंने कभी भी उसके लिए गलत नहीं सोचा। अब तुम बताओ कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, क्या उसके बाद मैं अपने उस मोहसिन से कभी आंखें मिला सकने की जसारत अपने अंदर पैदा कर पाऊंगा? अपनी कहानी ख़त्म करने के बाद गनी भाई ने दोनों की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। गनी भाई दोनों को कसूरवार समझ रहा था। सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के वो वहां से उठ गया, जबकि जरियाब और वरियाम खामोशी से गनी भाई की आबीती सुनने के बाद शर्म के मारे निगाहें झुकाए बराजमान रहे। उनमें इतनी सक्कत पैदा ना हो सकी थी कि वो गनी भाई के पीछे जाते, उसे माजरत करते। वाकई उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। उन्होंने सिकंदर मलिक को नहीं बल्कि गनी भाई को धोखा दिया था, और यही वजह थी कि गनी भाई से निगाहें मिलाने की उन दोनों में जसारत न रही। अब उन्हें ऐसे हालात पैदा करने थे कि गनी भाई और सिकंदर मलिक के दरमियान पैदा होने वाली इस खलीज का कला कमा कर सकें। वो जानते थे कि उन्होंने जो काम किया है उसके बाद सिकंदर मलिक किसी तौर पर भी उनको मुआफ नहीं करेगा, लेकिन अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि वो गनी भाई की नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इंस्पेक्टर जमाल ज़हीर फ़ोन सुनते सुनते अपने कमरे में जा पहुंचा। वो धीमे धीमे लहजे में बात करता जा रहा था ताकि उसकी कोई बात उसकी माँ की कुव्वत समाज से ना जा टकराए। फ़ोन करने वाली कोई और नहीं आलिया इरम थी। आलिया और वो दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते रहे, वहीं दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई और लफ्ज़ों की बात ने मोहब्बत की माला का रूप धार लिया। किस वक्त दोनों के माबैन इकरार हुआ, कब दोनों के दिलों में मोहब्बत के दिए की लौ ने सर उठाया। दोनों इस बात से यकसर आशना न थे, लेकिन दोनों ये ज़रूर जानते थे कि अब वो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम हो चुके थे। इंस्पेक्टर जमाल ने अभी तक अपनी माँ से इस बारे में कोई बात ना की, जबकि दूसरी तरफ आलिया जोर दे रही थी कि अपनी माँ को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजो। सिद्रा बीबी चाहती थी कि इंस्पेक्टर जमाल उसकी भतीजी ज़हरा मकसूद से ब्याह कर ले, जबकि इंस्पेक्टर इस बात के लिए आमादा न था। वो ये कहता कि ये बात अपनी जगह ठीक है कि बुरे वक्त में उन लोगों ने हमें सहारा दिया, हमारी डूबती नाव को किनारे लगाया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इसके एवज वो अपनी ख्वाहिशात को पामाल कर दे। हर शख्स को अपनी ज़िंदगी आज खुद जीने का हक है, और वो कैसे ज़बरदस्ती ज़हरा मकसूद से ब्याह कर ले। अभी भी दोनों के दरमियान फ़ोन पर यही बहस व तकरार जारी थी। आखिर कब तक जमाल मैं अपने घर वालों को रोके रखूँगी? कोई ना कोई आ जा रहा है, घर वाले मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं इनकार किए जा रही हूँ। इसका मतलब तो सिर्फ ये हुआ कि तुम मुझे मेरी फैमिली की नज़रों में गिराने की मुतमन्नी हो। आलिया ने रूहानसी आवाज़ में अपनी लाचारगी बयान करते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है आलिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस बात में तुम्हें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कोई बेहतर मौका देखकर अम्मी से बात करूँगा, क्योंकि अम्मी चाहती हैं कि मैं अपनी मामूजात से ब्याह रचा लूँ। मुझे उनको मनाने में थोड़ी देर ज़रूर लगेगी, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी किसी बात को उन्होंने कभी भी नहीं टाला, इंस्पेक्टर जमाल ने वजाहत करते हुए कहा। कॉल मुनक़ता करते ही आलिया दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठती चली गई, लेकिन जमाल उसके लिए ऐसे जज्बात नहीं रखता था। वो उसके लिए मुखलिस था। उसकी आंखों में नमी वाज़े नजर आ रही थी। वो समझती थी कि शायद जमाल उसके साथ वक्त पास कर रहा है, लेकिन जमाल उसके लिए ऐसे जज्बात नहीं रखता था। मास्टर किए दोनों को 2 बरस बीत गए थे। वो तो ज़ेही नसीब के जमाल ने इम्तिहान दिया और कामयाबी ने उसके तलवों को छुआ और डायरेक्ट इंस्पेक्टर की नशिस्त पर बराजमान हो गया, जबकि आलिया ने पढ़ाई के बाद अपने बाप की तरह टीचिंग शुरू कर ली थी। जमाल को वो दिलो जान से चाहती थी और उसके बारे में उसने अपनी वालदा को भी आगाह कर दिया था। दूसरी तरफ कॉल मुनक़ता होते ही इंस्पेक्टर जमाल ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो आज अपनी वालदा को सारी हकीकत से आगाह कर दे। जैसे ही वो मुड़ा, अगला मंजर देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन से रख गई।
उसके पीछे उसकी वालदा खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसकी वालदा ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और वापस मुड़ने ही वाली थी कि उसने वालदा को पुकारा, अम्मी। उसकी बात सुनकर उसकी वालदा रुक गईं, लेकिन मुड़कर उसकी तरफ ना देखा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके जज्बात से भी आशना हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन डर था कि किस तरह आपको बताऊं। खुदारा इनकार मत करना। वो अपनी जगह बुत बना खड़ा था, उसकी आंखों में जुगनू चमक रहे थे। उसकी माँ ने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। सिद्रा बीबी भी अपनी जगह मुस्तरिब थी, क्योंकि वो अपने मेहरबान भाई और भाभी के जज्बात व एहसासात को किस तरह रौंद सकती थी। आज उनका पुत्र जिस ओहदे पर फायज था, ये सब उनकी वजह से ही तो था। अगर उनके एहसानों का बोझ उसके नातवा कंधों पर ना होता तो वो फौरन हाँ कर देती, लेकिन अब वो बहुत मजबूर और बेबस हो चुकी थी। अगर इस तरह वो अब उनको इनकार कर दें तो उनके दिल में तो ये बात बैठ जाएगी कि आज बेटे के ओहदे को देखकर उसने उनके एहसानों को पसे पुश्त डाल दिया है, और यही वो करना नहीं चाहती थी। उनकी आंखें सावन भादों बनी हुई थी। वो थके थके कदमों से चलती टीवी लाउंज पर पड़े सोफे पर आकर तकरीबन ढह सी गईं, जबकि इंस्पेक्टर वहीं पर खड़ा अपनी बेबसी और बेचारगी पर दिल ही दिल में कुड़ रहा था। तभी उसके जहन में ख्याल आया। उसने अपनी आंखें फौरन अपने बाजुओं से पहुंची, फोन उठाकर एक नंबर डायल किया और फिर धीमे धीमे लहजे में एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन अब की बार उसकी निगाहें बाहर लगी हुई थी कि कहीं फिर उसकी वालदा ना धमके। काफी देर तक बात होती रही। कभी उसके माथे पर शिकने आ जाती, कभी आंखों में चमक पैदा हो जाती, और फिर एकदम वो खुशी से खिल उठा। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों से आंसू किसी आबशार की तरह गिरने लगे। जोगी बाबा जानता था कि शमान बखैरियत तो है ना। उसे शमान की तरफ से बहुत चिंता हुए जा रही थी। वो शमान की खैरियत दरियाफ्त करने का मुतमन्नी था। ना जाने क्यों उसका दिल कबूतर के दिल की तरह बुरी तरह से फड़क रहा था। वो अपनी जगह से उठा और पूजा पाठ वाले कमरे में जाकर शैतान देवता के कद्दे आदम बुत के सामने जाकर विराजमान हो गया। बैठने से कबल उसने एक मिट्टी के बर्तन नुमा दिए में तेल की जगह इंसानी खून डालकर उस पर ना जाने क्या पड़कर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे वो दिए की मानंद जलने लग गया। थोड़ी देर तक आलती पालती मारे वो शैतान देवता के कद्दे आदम बुत के सामने विराजमान ना जाने क्या क्या पड़ता रहा, और जब उसने आंखें खोली तो उस कमरे की दीवारों पर उसे साए चलते फिरते दिखाई दिए। सायों का दीवारों पर फिरने का मतलब वो समझ चुका था। शमान की जिंदगी खतरे में थी और शमान को बचाना उसका मकसद था। शमान की जिंदगी से उसकी जिंदगी जुड़ी थी। शमान की सूरत में उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी, और वो किसी तौर शमान को खोना नहीं चाहता था। पलक झपकते में जलता दिया बुझ गया। जोगी बाबा का दिल धक से हलक को आने लगा। दिए के बुझने का मतलब था कि शमान खतरे से दो चार था। अगर फिलफौर उसकी मदद ना की जाए तो खतरा बढ़ सकता है। जोगी बाबा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। दूसरे ही समय बुत के अंदर छुपा हुआ द्यो हैकिल उल्लू निकलकर उसके सामने आ गया। अगले ही समय जोगी बाबा उस द्यो हैकिल उल्लू पर विराजमान था, और उल्लू तेजी से एक तरफ महवे परवाज था। इंस्पेक्टर जमाल ड्यूटी के बाद घर की तरफ अपनी बाइक पर आ रहा था। अभी वो गालिब मार्केट से थोड़ा पीछे था कि हिना, जो बस के इंतजार में खड़ी थी, उसे देखकर हाथ हिलाती हुई उसके सामने आ गई, और इंस्पेक्टर जमाल को बाइक रोकना पड़ी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? इंस्पेक्टर ने उसे हैरत से देखते हुए पूछा। जी भाई, मुझे प्लीज आलिया के घर तक ड्रॉप कर दें, हिना ने कहा। खैरियत तो है ना? जमाल ने अब की बार थोड़ा परेशान होकर कहा। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल खैरियत है, बस उसके यहाँ काम से जाना है। हिना ने बिना परमिशन लिए इंस्पेक्टर के पीछे बैठते हुए कहा। मैं बैठ गई हूँ भाई, अब चलिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर जेरेलम मुस्कुराया और फिर बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। भाई, आपसे एक बात पूछनी है, हिना ने कहा। हाँ पूछो, जमाल ने बाइक मोड़ते हुए कहा। आप अपने घर वालों को आलिया का रिश्ता मांगने के लिए क्यों नहीं भेज रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ बस वक्त गुजारी कर रहे हैं? हिना ने एकदम जो मुंह में आया कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने अभी फिक्रा मुकम्मल भी ना किया था कि हिना ने उसे टोका। तो और कैसी बात है भाई? लगता तो यही है कि आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। वो बच्ची नहीं है, बालिग है। उसकी उम्र का आफताब गुरूब हो रहा है। जब लड़कियों की उम्र ढलना शुरू होती है तो उनका रिश्ता कोई नहीं लेता। लड़के तो पिछली उम्र में भी 10-10 शादियां कर लें तो उनके लिए फिर भी रिश्तों की भरमार रहती है। अगर आपके दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो उसे बता दें, ताकि वो आपका ख्याल दिलो दिमाग से निकाल फेंके। हिना का लहजा बात करते करते तल्ख हो गया। इंस्पेक्टर को उसका ये लहजा अच्छा नहीं लगा। तुम गलत समझ रही हो हिना, इंस्पेक्टर ने भी अब की बार कदरे तल्ख लहजे में जवाब दिया। मतलूबा जगह आकर इंस्पेक्टर ने बाइक रोक दी
नुक्कड़ से आगे दाएं हाथ तीसरा घर आलिया का था। इंस्पेक्टर ने एक निगाह उस पर डाली। इतनी देर में हिना बाइक से उतरकर उसके सामने आन खड़ी हुई। अगर ऐसी बात नहीं है भाई तो खुदारा एक बहन की इल्तिजा है कि जितनी जल्दी हो सके आप घर वालों को भेजें, क्योंकि मुमकिन है अब की बार आलिया अपने वालिदैन को इनकार न कर सके। हिना ने उसके सामने हाथ बांध कर कहा। इंस्पेक्टर को अपना आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा। उसने मुंह से तो कुछ ना कहा, लेकिन स्टार्ट बाइक का रुख मोड़कर वापस चल दिया। हिना वहीं पर खड़ी उसे जाते देख रही थी। उसने बातों बातों में इतना जान लिया था कि इंस्पेक्टर हकीकत में किसी परेशानी में मुब्तला है। वो उसे काफी अरसे से जानती थी। आलिया के साथ कई बार उससे मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ हिना इस बात से नाश न थी कि बालकनी में इस्तादा आलिया उसे इंस्पेक्टर के पीछे से उतरते हुए देख चुकी थी। आलिया हैरत से उसे तकी जा रही थी। वो बार बार सर झटक रही थी। उसका दिल नहीं मान रहा था कि जो कुछ उसने देखा है और जो वो सोच रही है वैसा ही कुछ होगा। इससे कबल की हिना की निगाह उस पर पड़ती वो पीछे हट गई। दूसरी तरफ जब इंस्पेक्टर जमाल आंखों से ओझल हो गया तो हिना ने आलिया के घर का रास्ता लिया। कमिश्नर आसिफ रियाज भट्टी एक ईमानदार और असूल परस्त इंसान थे। जब से उन्होंने जॉब शुरू की थी उन्होंने कभी हराम का एक लुकमा भी अपने अहलो अयाल तक को ना खिलाया। कई बार तो इस ईमानदारी की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी का दामन ना छोड़ा। एक बार तो उन्हें मुअत्तल किया जाने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। दुनिया में जहां अच्छे लोग बसते हैं वहीं ऐसे लोग भी आबाद हैं जो दुनिया के लिए नासूर बने हुए हैं, और यही वजह है कि ऐसे लोगों से कमिश्नर आसिफ को बहुत नफरत थी। कमिश्नर आसिफ ने आउट ऑफ फैमिली रिश्ता किया। उनकी अहलिया समरीन खान स्किन स्पेशलिस्ट थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, क्योंकि शादी से कबल दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। समरीन खान से खालिके कायनात ने कमिश्नर आसिफ को 3 बेटे इश्तियाक अहमद, हफीज सुल्तान और अरसलान अहमद और एक बेटी गुलशन नौरीन से नवाजा। इश्तियाक अहमद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। इश्तियाक अहमद अपने मामू के साथ पार्टनरशिप पे काम करता। दूसरी तरफ उसका मामू मोहम्मद हनीफ खान उसका ससुर भी था। मोहम्मद हनीफ खान की दुख्तर जरी खान इश्तियाक अहमद के घर थी। जरी खान एक मशहूर मारूफ न्यूज़ कास्टर थी। जरी खान से इश्तियाक अहमद की एक दुख्तर कायनात थी जो कि अभी 3 साल की थी, लेकिन हद से ज्यादा शरीर। पूरे घर को उसने सर पर उठाया हुआ था। इश्तियाक अहमद से छोटा हफीज सुल्तान जो कि एक माना हुआ वकील था, उसने भी अपने बाप की तरह आउट ऑफ फैमिली में ब्याह रचाया। उसकी बीवी अक्सा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उसने बैचलर तक तालीम हासिल की, लेकिन आगे उसने मजीद तालीम को जारी रखने या कोई जॉब करने का इरादा नहीं किया। अरसलान अहमद ने अपनी फूफी ज़ाद अना मजीद से शादी की। अरसलान अहमद आज खुद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन था, जबकि अना मजीज एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। इसके अलावा वो घर पर तलबा और तालिबात को ट्यूशन पढ़ाती, और उसका ये मशगला ससुराल में भी साथ ही आया। सबसे छोटी गुलशन नौरीन थी जो अभी तालीम हासिल कर रही थी। समरीन खान का इरादा था कि वो उसकी शादी अपने भाई मोहम्मद हनीफ खान के बेटे सद्दाम से करेगी। मोहम्मद हनीफ खान ने मुल्क के एक मशहूर मारूफ न्यूज़ कास्टर जाइम खान से ब्याह किया हुआ था। जाइम खान इसके अलावा एक मशहूर एक्टर भी थी। यही नहीं, 1-2 प्राइवेट चैनल्स पर प्रोग्रामों में मेज़बानी की खिदमात भी सर अंजाम देती। जाइम खान से खालिके कायनात ने मोहम्मद हनीफ खान को एक बेटा और एक ही बेटी दी। बेटी तो उसने अपने भांजे इश्तियाक अहमद को ब्याह दी। जरी खान शादी से कबल न्यूज़ कास्टर की खिदमात सर अंजाम दे रही थी, लेकिन शादी के बाद उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और आजकल वो एक अच्छी हाउसवाइफ थी। जबकि उसका बेटा सद्दाम माँ की तरह एक मशहूर सिंगर और एक्टर था। सद्दाम की शोहरत का चर्चा बहुत था। सद्दाम की अपनी भी ख्वाहिश थी कि गुलशन नौरीन उसकी बीवी बने। गुलशन नौरीन को खालिके कायनात ने हुस्न की दौलत से मालामाल किया था। सद्दाम जिस रंगीन दुनिया का बाशिंदा था, वहाँ हुस्न की कोई कमी तो न थी, लेकिन वो जानता था कि इन सब का हुस्न और उसके पीछे एक छुपी खबासत से वो बखूबी आशना था। गुलशन नौरीन को वो बचपन से जानता था कि वो एक नेक सीरत और निहायत ही खूबसूरत है, किसी नागनी से कम नहीं है। वो उस पर दिलो जान से फिदा हो चुका था। उसने कई बार चाहा कि वो गुलशन नौरीन को अपने दिल की कैफियत से आशना करे, लेकिन उसे कोई मौका ना मिला। और फिर एक दिन उसे मौका मिल गया जब घर में सिर्फ उसकी फुफ्फो थी, जबकि फुफ्फो के खामद और बेटे ड्यूटी पर थे। घर में सिर्फ फुफ्फो और गुलशन नौरीन ही थी। कैसी हैं आप फुफ्फो जान? उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। समरीन खान उस वक्त जॉब पर जाने की तैयारी कर रही थी। वो सिंगार मेज के सामने विराजमान मेकअप कर रही थी।
उसने सिंघार में ही पीछे खड़े सद्दाम को देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम कैसे हो? आगे आ जाओ, बैठो। दरवाजे में ही खड़े रहोगे क्या? समरीन खान ने शफकत भरे लहजे में कहा। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ फुफ्फो, सद्दाम ने थूक निकलते हुए कहा। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आज थोड़ी लेट हो गई थी। तुम ऐसा करो, गुलशन ऊपर अपने कमरे में है, आज उसने कॉलेज नहीं जाना, तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लो, समरीन खान ने कहा। वो बात भी कर रही थी और साथ साथ मेकअप भी। जी ठीक है, सद्दाम ने धीमे लहजे में कहा और वहां से उठ गया। उसके मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे, यही तो वो चाहता था। आज तो वो गुलशन से अपने मन की बात करके ही रहेगा। पर्दे के पीछे तो उसने बारहा मोहब्बत भरे कलमात अदा किए थे, लेकिन आज हकीकत में ये अल्फाज अदा करने थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो गुलशन से अपने दिल की बात कैसे करेगा। कहीं ऐसा न हो कि वो ऑलरेडी किसी और में इंटरेस्टेड हो और उसको अच्छी खासी झाड़ पिला दे। वो अपनी बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त ना करने वाला इंसान था। वो धीमे धीमे जीना अबूर कर रहा था और मुख्तलिफ प्लान बनाता जा रहा था। गुलशन के कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं लगा हुआ था, क्योंकि दरवाजे का पट थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने आंख लगाकर देखा तो अगला मंजर देखकर उसकी आंखें चुंधिया सी गईं। गुलशन शायद नहाकर अंदर आई थी। उसने एक तौलिया पूरे जिस्म पर लपेटा हुआ था। गुलशन का सफ़ेद जिस्म चमक रहा था। सद्दाम को अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस हो रहा था। वो गुलशन के लिए अपने दिल में ऐसे जज्बात ना रखता था, लेकिन ना जाने क्यों उसके मन में खलबली सी मची हुई थी। ना जाने उसके जहन में क्या बात आई कि उसने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और एक कदम अंदर रखकर अनजान बनने का नाटक किया। ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम, उसने बमुश्किल अल्फाज अदा करते हुए कहा, जबकि उसे यूं यकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते देखकर गुलशन का चेहरा जर्द पड़ गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ वेट करें, मैं ड्रेस पहन के आती हूँ। गुलशन ने अपना ड्रेस उठाया और बाहर निकल गई। उसकी वापसी जल्द ही हो गई। आप कब आए और आज आपको हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? गुलशन ने माँ की तरह सिंघार के सामने विराजमान होते हुए पूछा। सद्दाम हंस दिया। फुफ्फो के रूम में गया तो वो भी मेकअप कर रही थी और यहाँ आया तो आप भी इस मशगले में मसरूफ थी। उसने एक भरपूर निगाह गुलशन पर डाली। गुलशन के बालों से पानी के कतरे छमछम गिर रहे थे, जबकि वो तौलिए से मुतवातिर बालों को खुश्क कर रही थी। आप लोग तो रिश्तों को ही भूल गए हैं, इंटरनेशनल सिंगर और एक्टर जो बन गए हैं। ऐसी बात नहीं है, सद्दाम ने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा। चलो आज हमें भी एक मशहूर मारूफ सिंगर और शोहरत याफ्ता एक्टर के साथ नाश्ता करने का शरफ नसीब होगा। गुलशन ने निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए कहा। शायद तुम मुझ पर तंज कर रही हो, सद्दाम ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। नहीं तो, बल्कि फ़ख्र महसूस कर रही हूँ, गुलशन ने मुतवातिर उसी लहजे में कहा। इंसान को किसी न किसी काम में लगा रहना चाहिए गुलशन। आजकल जिस इंसान का कामकाज ना हो उसे बाहर के लोग तो दरकिनार अपने घर वाले ही मुंह नहीं लगाते, सद्दाम हुसैन ने वजाहत करते हुए कहा। फिर आजकल तो जनाब को अंदर बाहर वाले मुंह लगाते होंगे, गुलशन ने उसे छेड़ते हुए कहा तो दोनों का भरपूर कह कहा फिजा में गूंजा। फूफो बता रही थी कि आज तुम कॉलेज नहीं गई, खैरियत तो है ना? सद्दाम ने पूछा। हाँ बस आज दिल नहीं किया, गुलशन ने बालों में कंघी करते हुए कहा। बहुत बड़ी हो गई हो तुम, सद्दाम ने गुलशन नौरीन के गेसुओं की तरफ बगौर देखते हुए कहा। जनाब आप भी दूध पीते बच्चे नहीं रहे, एक हट्टे कट्टे नौजवान बन गए हैं, जिस पर कितनी ही दोशीज़ाएं जान निछावर करती होंगी। गुलशन ने लिपस्टिक लगाकर होंठों को आपस में बगलगीर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सद्दाम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। कबल इसके के दोनों के दरमियान गुफ्तो शनीद का ये सिलसिला तूल पकड़ता। समरीन खान यकबारगी अंदर दाखिल हुई। उन्हें दाखिल होते देखकर सद्दाम हुसैन ने आनन फानन ही चुप साध ली, जबकि गुलशन ने आईने में से ही अपनी वालदा को देख लिया। बेटा आज तुम्हारे अब्बू ड्यूटी से वापस आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ कि तुम्हारे लिए किसी ड्राइवर का बंदोबस्त करें, समरीन खान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ आप लोगों के पास तो मेरे लिए वक्त नहीं है, ड्राइवर ही रखना पड़ेगा, गुलशन ने रुख मोड़कर माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा। ऐसी बातें नहीं करते मेरे बच्चे, समरीन खान ने गुलशन के पास आकर उसका चेहरा बाजू के हिसार में लेकर सीने से लगाते हुए कहा, जबकि गुलशन अपनी नशिस्त पर बराजमान रही। हम लोग दिन रात तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही तो तगोदो कर रहे हैं। भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि माँ बाप के पास अपनी औलाद के लिए वक्त ना हो? तुम्हारे पापा और भाई भी दिन रात काम में लगे रहते हैं। अब मेरी बात गौर से सुन लो मेरे बच्चे, तुमने तो आज कॉलेज जाना नहीं, तुम्हारी तीनों भाभियाँ आज वापस आ रही हैं।
तुम ऐसा करो कि मेहमानों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करवा देना। अगर मालिक सर पर ना हो तो मुलाजिम किसी काम को हाथ लगाना गवारा नहीं करते। तो क्या मैं खानसामा बन जाऊं? गुलशन ने माँ की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। मैंने ये कब कहा? समरीन खान बेटी की बात सुनकर तजब्जुब का शिकार हो गई। मैंने तो ये कहा है कि तुम उन मुलाजमों के सर पर रहना। ये हरामखोर मजाल है, दिल से काम कर जाए। मेहमान 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे, तब तक खाना वगैरह और सफाई उनसे करवा कर रखना। ठीक है अम्मी, हो जाएगा। आज घर पर हूं तो घरदारी भी संभालनी पड़ेगी। गुलशन ने बोझल लहजे में जवाब दिया। और बेटा तुम भी जाना मत, आज तुम भी हमारे घर से खाना खा के जाना। मैं भी 1 बजे तक आ जाऊंगी। सद्दाम को मुखातिब करते हुए समरीन खान बोली और फिर गुलशन की तरफ मुतवज्जा हुई। बाकी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो फिर बता देना। ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। इस दौरान सद्दाम बदस्तूर खामोश ही रहा और दोनों माँ बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को तवज्जो से सुनता रहा। फिर जब समरीन खान चली गईं तो उसने बगौर गुलशन को देखा। उसके कसीफ लिबास से उसका मरमरी जिस्म झांक रहा था। सुन ली ना अम्मी की बात जनाब, आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, बल्कि मेहमान खुसूसी हैं। गुलशन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। एक्चुअली मैं आज ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, अलबत्ता जल्द ही तुम्हारे हाथ का खाना खाने ज़रूर आऊँगा। सद्दाम ने हाथों की चुटकियां बजाते हुए कहा तो पहली बार गुलशन ने उसकी तरफ बगौर देखा। अजी, हमें तो कुछ पकाना ही कहाँ आता है, खाना तो आपको हमारे मुलाजमीन के हाथों का ही पड़ेगा। गुलशन ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ये तो है, मगर तुम्हारे साथ बैठ के खाने का शरफ मिलेगा ही ना। सद्दाम ने जवाबन ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम आपके मुर्शद हों। गुलशन ने कहा तो दोनों का कह कहा फिजा में गूंजा। अच्छा सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आपसे कुछ खाने वगैरह का पूछ लूं। चलें, इसी बहाने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। एक्चुअली मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, कुछ हल्का फुल्का कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है? गुलशन ने सद्दाम की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। वाई नॉट, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर गुलशन ने मुलाजमा को बताया और उसे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लाने को कहा, जबकि दोनों आपस में बातों में मसरूफ हो गए। नागनी, नागनी को उसकी माँ ने पुकारा तो उसने चौंक कर गर्दन मोड़ कर देखा। नागनी जो उस वक्त घर के करीब ही बहती नदी के किनारे बैठकर छोटी छोटी कंकरियां नदी में फेंक रही थी, किसी गहरी सोच में गर्क थी। उसे रह रहकर नाग देवता पर ताव आ रहा था। वह शुरू से ऐसी बातें सुनती और हालात देखती चली आ रही थी। पहले दिन से ही नागनी के दिल में नाग देवता के लिए शदीद नफरत का लावा उबलने लगा। वो समझती थी कि नाग देवता सिर्फ अपनी हुक्मरानी को कायम रखने के लिए ऐसे काम करता है। नाग देवता को वो अपना हाकिम ना मानती थी, ना उसके किसी फैसले को कोई अहमियत देती। उसकी इन हरकतों को ना सिर्फ उसके वालिदैन ने नोट कर लिया, बल्कि हर कसो नाकिस की जुबान पर भी बातें होने लगीं। उसके वालिदैन अच्छे से जानते थे कि अगर वह बदस्तूर ऐसा रवैया अपनाए रखेगी तो मुमकिन है नाग देवता उसको नजर आतिश करने का हुक्म दे दें। नागनी उनकी इकलौती औलाद थी और वह उसे खोना नहीं चाहते थे। जब से उन्हें इस बात की भनक लगी थी कि नागनी शंकर के साथ मिलकर इंसानों की दुनिया में जाने लगी है, ये खबर सुनना थी कि उसकी माँ दौड़ती हुई घर आई, उसे घर में ना पाकर बाहर आई। वह जानती थी कि नागनी अक्सर इसी नदी किनारे जा बैठती है। दूर से ही उसे नागनी दिखाई दी और उसने दूर से ही उसे पुकारना शुरू कर दिया। माँ की आवाज़ सुनकर जहाँ नागनी चौंक गई थी, फूली सांसों के साथ तकरीबन दौड़ते हुए आती अपनी माँ को देखकर हैरान रह गई। ना जाने क्यों उसके मन के मंदिर में घंटियां सी बजने लगी। वह दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि खैर ही हो। अपनी जगह खड़े होकर उसने 2-4 कदम ही माँ की तरफ बढ़ाए होंगे कि उसकी माँ उसके करीब पहुंच गई। क्या हुआ माँ, खैरियत तो है ना? नागनी ने माँ को दोनों बाजुओं से थाम कर पूछा। उसकी माँ का सांस फूल रहा था। वह तेज तेज सांस लिए जा रही थी, जबकि नागनी मुतवातिर उसे हैरत से तके जा रही थी। फिर उसकी माँ ने उसे दाएं हाथ को उठाकर बताया कि खैरियत ही है। माँ, फिर आप इतनी तेजी से क्यों दौड़ती हुई आई हो? मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिंच गई थी कि पता नहीं क्या उफ्ताद टूट पड़ी है। नागनी ने माँ को छोड़ते हुए कहा तो उसकी माँ ने उसका बाजू थाम लिया। पुत्र, उफ्ताद आई नहीं बल्कि आने वाली जरूर है, उसकी माँ ने बमुश्किल तमाम कहा। नागनी ने एक बार फिर हैरत के समुंदर में गोताजन होकर माँ की तरफ देखा। मैं कुछ समझी नहीं माँ, नागनी ने सवालिया आंखों से माँ को घूरते हुए कहा। उसकी माँ नदी किनारे उगे घास पर बैठ गई तो चारों नाचार नागनी भी साथ ही बैठ गई। उसकी सवालिया निगाहें मुतवातिर माँ के चेहरे पर जमी हुई थीं, जहाँ दौड़कर आते हुए पसीने के कतरे चमकने लगे थे। तो मुझे ये बता पुत्र कि तू शंकर के साथ इंसानों की दुनिया में क्या करने गई थी? उसकी माँ का सांस कुछ बेहतर हुआ तो उसने पूछा। बस ऐसे ही, शिकार की गर्ज से।
नागनी ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तो क्या इस भरे जंगल में शिकार की कमी पैदा हो गई है? उसकी माँ ने तुर्श लहजे में पूछा। माँ, ऐसी भी क्या बात है? इंसान क्या हमें खा जाएंगे? हम शक्तिशाली हैं। इंसानों से कई गुना ज्यादा हमारे पास शक्तियां हैं। हमारी एक फुंकार उनकी बस्तियों को तबाह करने की वजह बन सकती है। तो फिर उनसे इतना खौफजदा होने की जरूरत ही क्या है? नागनी ने मन में कुड़ते हुए पूछा। बात शक्तिशाली होने की नहीं है पुत्र। जानती हो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी भी तुम्हारी तरह की सोच रखते थे। एक दिन वो भी ऐसे इंसानों की दुनिया में जा निकले। जालिमों ने उनको मारकर खत्म कर दिया। यही नहीं, उनके मन के तक को काबू में कर लिया। इसके बाद से आज तक किसी को भी इंसानों की दुनिया से राब्ता कायम रखने की इजाजत नहीं है। बसूरत दीगर, नाग देवता के शराब से बचना नामुमकिन है। नागनी की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। उसके लहजे में बेबसी थी। नागनी ने बगौर माँ को देखा। माँ की आंखों में उसे अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई दी। उसे माँ पर बहुत प्यार आया। वो मजीद कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि जिससे उसकी माँ का दिल दुखे। माँ, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझसे जो गलती सरजद हो गई है, कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसी कोई गलती दोबारा सरजद ना हो। नागनी ने माँ को सीने से लगाते हुए कहा। मेरी प्यारी बच्ची, तू ही हमारी दुनिया है। तेरे अलावा हमारा है ही कौन? अगर तुझे आँच भी आई तो हम जीते जी स्वर्गवास हो जाएंगे, नागनी की माँ ने कहा। नागनी की माँ बात भी कर रही थी और साथ साथ धुआंधार रोना भी शुरू हो गई। नागनी माँ की ढारस बंधा रही थी। उसे रह रहकर नाग देवता पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अब कोई बात मुंह से निकालना नहीं चाहती थी कि जिससे उसकी माँ का मन दुखे। लेकिन उसकी खाली निगाहें खला में कुछ घूरे चली जा रही थीं। जहरिश मकसूद इस वक्त टीवी लाउंज में विराजमान अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। जब आनन फानन उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी, उसने नाक भूं चढ़ाते हुए मोबाइल फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर जमाल का नंबर देखकर खुशी से मखमूर हो गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामु अलैकुम। मोबाइल कान के साथ लगाते ही उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जमाल ने जवाब दिया। आज कैसे जनाब ने गलती कर ली? खैर तो है ना? उसने फट से सवाल दागा। एक्चुअली ज़ाहरिश, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था। तुम्हारे पास तो कोई नहीं? आई मीन तुम अकेली हो या कोई? जमाल ने धीमे से लहजे में पूछा। पास तो कोई नहीं है। मैं टीवी लाउंज में बैठी एक प्रोग्राम देख रही हूँ। मामा किचन में खाना तैयार कर रही हैं, क्योंकि पापा के आने का वक्त होने वाला है। अलबत्ता कोई ख़ास बात है तो मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, ज़हरिश ने मुस्तरिब लहजे में जवाब दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो, बात भी करती जाओ और अपने रूम में भी चली जाओ। वैसे खैर तो है ना? ज़ाहरिश ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। हाँ, खैर ही है, जमाल ने जवाब दिया। लगता तो नहीं है। अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, खुल के बात बताओ। देखो ज़ाहरिश, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी के एहसान को देखकर इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले भी उसे सौंप सकता है? जमाल ने परेशान कुन लहजे में पूछा। नहीं तो। लेकिन तुम आज ये कैसी बातें कर रहे हो? ज़हरिश ने दोबारा पूछा। ज़हरिश, हम दोनों कज़न होने के साथ साथ अच्छे फ्रेंड भी हैं, है ना? जमाल ज़हीर ने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, ज़हरिश ने बमुश्किल तमाम जवाब दिया। लेकिन असल बात यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता ज़हरिश, मैं किसी और को चाहता हूँ। लेकिन मेरी अम्मी अपने भाई और भाभी के एहसानों तले दबी हुई हैं और वो ज़बरदस्ती मुझे तुमसे ब्याह करने पर मजबूर कर रही हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ज़बरदस्ती के रिश्ते से हम दोनों सुखी रह पाएंगे? नहीं ना? जमाल ने उससे पूछा। जमाल के मुंह से निकली हर बात ज़हरिश के सर पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर अरश से फर्श पर उल्टा दे मारा हो। उसकी आंखों के आगे जुगनू नाचने लगे। जिस शख्स की चाहत में वो पल पल जीती मरती रही थी, आज वही शख्स उसे अपनी जुबान से कह रहा था कि वह उसे मोहब्बत नहीं करता। कल तक जब उसके पास कोई ओहदा नहीं था, वह उसकी मोहब्बत के गुण गाता था, और आज जब वो किसी काम का हो गया है तो उसके दिल में उसके लिए चाहत ही नहीं रही। तुम सुन रही हो ना? जमाल के अल्फाज दोबारा उसकी कुव्वते समाज से टकराए। हूँ, हाँ, उसने चौंकते हुए बामुश्किल तमाम अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। हकीकत तो ये थी कि उसका दिल किरची किरची हो चुका था। उसकी आंखें सावन भादों बनी हुई थीं। अगर तुम खुद अपने पेरेंट्स को इनकार कर दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। बसूरते दीगर सब यही कहेंगे कि किसी काम का हो गया है, तो एहसानों को पसे पुश्त डालकर आज इनकार कर दिया। जमाल ने मुल्तजियाना लहजे में कहा। ओके, ज़हरिश ने मुख्तसर जवाब दिया। थैंक यू ज़हरिश, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा।
जमाल ने खुशी से फूले ना समाते हुए कहा। उसकी मजीद किसी बात का जवाब दिए बिना जहरीश ने कॉल मुनक़ता कर दी। जहरीश ने कॉल तो मुनक़ता कर दी, लेकिन उसके दिल की दुनिया जैसे वीरान सी हो गई। थोड़ी देर कबल जहां वो अपने पसंदीदा प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, वहीं अब उसका दिल किरची किरची हो चुका था। उसका मन चाह रहा था कि दीवार से सर टकरा कर फोड़ दे। वह जितना जमाल की बातों को भुलाने की कोशिश कर रही थी, वो उतनी ही उसके दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही थी, और आंसू थे कि थमने का नाम तक न ले रहे थे। जिंदगी में इससे कबल उसने खुद को इतना बेबस और मजबूर ना पाया था। उसका मन चाह रहा था कि उस लड़की का जाकर गला घोंट दे, जिसकी वजह से आज जमाल ने उसकी चाहत को तलवों तले रौंद डाला। इसका तो वाज़ेह मतलब था कि दोनों माँ बेटा उनके जज्बात से खेलते चले आए थे। मुमकिन है माँ का ड्रामा रचाया हो, कुछ भी हो जाए, वो किसी तौर भी जमाल को किसी और का होने नहीं देगी। वो सब कुछ अपने वालिदैन को बताएगी, ताकि उसके वालिद मकसूद अहमद को भी पता चले कि आज उनके भांजे को इक़्तिदार क्या मिला है। उनके तो तेवर ही बदल गए हैं। कल तक जो जमाल उनके गुण गाता था, आज यकबारगी उसे किसी और से प्यार हो गया है। इम्पॉसिबल। जहरीश दांत पीसते हुए बोली, कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा किसी तौर भी नहीं होने दूंगी। मेरे माँ बाप के एहसानों को भी उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया। उन दोनों नमक हराम माँ बेटे को मैं ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी कि दोबारा किसी से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। एहसान फरामोश कहीं के। जहरीश फैसलाकुन लहजे में बोलती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई और दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ की। फिर गुस्से से आग बगूला हालत में ही दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। उसका इरादा अपनी माँ को उन दोनों माँ बेटों की हकीकत बताने का था, लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, अगला मंजर देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। पंडित पिरोहत ने मंदिर के अंदर बने तहखाने का मुआयना करवाया तो राजा प्रताप सिंह हैरानो शशदर रह गया था। उसे पंडित की जहानत पर बहुत रश्क आया। हर दरवाज़ा अपने साथ एक लंबी सुरंग लिए हुए था। तीनों सुरंगें मुख्तलिफ सिमतों में जाकर इख्तिताम पजीर होती थीं, जिनमें से एक सुरंग राजा प्रताप सिंह के महल के कमरे खास में जा निकलती थी, जिसका पता आज तक राजा प्रताप सिंह को भी ना हो सका। कमरे खास में राजा प्रताप सिंह और उसकी रानी रजनी रहते थे। राजा प्रताप के कमरे खास के साथ वाला कमरा उसके बेटे इस्फहान नाथ और मक्षी नाथ का था। दोनों शहजादे भी बहुत छोटे थे। पहले तो अपने कमरे खास में जाने वाली सुरंग को देखकर राजा को खूब ताव चढ़ा, लेकिन जब पंडित ने उस सुरंग को बनाने की वजह बताई तो राजा प्रताप सिंह ने पंडित को खींचकर सीने से चिपका लिया। पंडित ने बताया कि यह सुरंग इसलिए बनाई गई है कि नामुनासिब हालात में राजा अपनी फैमिली को लेकर इस रास्ते से बआसानी निकल सके। यह सुरंग सीधी जाकर राजा के बेड के नीचे खत्म होती थी। बेड के नीचे आला कीमती रेशमी कालीन के नीचे एक छोटा सा लोहे का ढकना लगा दिया गया था, जिसे उठाते ही नीचे लोहे का जीना अबूर करके बआसानी भागा जा सकता था। राजा प्रताप सिंह को पंडित की वफादारी पर शक न था। वह पंडित की वफादारी का कायल था, लेकिन पंडित के साथ काम करने वाले उसके लिए खतरा बन सकते थे। दुश्मन को बता सकते थे कि पंडित के मकान के पीछे मंदिर में कैसी कीमती सुरंगें निकल रही हैं। दुश्मनों के मुल्कों में निकलने वाली सुरंगें ऐन उनके महलों के उस जगह बनाई गई थीं जहां पर उनके खजानों का अंबार था। न जाने पंडित को उनके महलात में छुपाए खजानों का कैसे पता चला, लेकिन जल्द ही राजा प्रताप सिंह को याद आ गया कि उसके सामने पंडित पिरोहत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ज्ञानी ध्यानी इंसान है, जो ना जाने कितने ही अलूम पर दस्तरस रखता है। पलक झपकते में आंखों का काजल चुरा लेता है। राजा के सीने में उबलते सवालों को शायद पंडित ने पढ़ लिया, इसलिए उसने खुद ही उसके सवालों का जवाब दिया। महाराज, आप चिंता न करें, मेरे साथ यहाँ काम करने वाले इंसान नहीं, बल्कि मेरे वीर थे, जो हमा वक्त मेरे इशारे के पाबंद रहते। मैं किसी तौर भी इस काम में किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे आपसे मुंसलिक हर कसो नाकिस की इज्जत और जानो माल बहुत अजीज हैं। पंडित की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराहट से पंडित के जवाब का शुक्रिया अदा किया। महाराज, वक्त का ज़िया बुरा भी साबित हो सकता है। मेरे ख्याल में हमें अपने काम को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहिए। पंडित ने उसे याद दिलाते हुए कहा तो राजा ने हैरत से पंडित को देखा। पंडित जी, आप जैसे वफादार और अच्छे इंसान को खोने को मन नहीं कर रहा। राजा प्रताप सिंह ने बेचारगी से कहा। आप मुझे खो नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा जन्म दे रहे हैं कि उस जन्म में मेरा बुढ़ापा भी रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। बस जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर का हिस्सा है, तब तक मेरे लिए सांस तक लेना बहुत कठिन है। पंडित ने राजा प्रताप सिंह का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर दबाते हुए कहा, एक बार फिर मुझे वजाहत से बताइए कि मुझे क्या करना है। राजा ने एक लंबी सांस खींचकर कहा तो पंडित ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। महाराज, मैं उस चबूतरे पर लेटूंगा। पंडित ने उंगली से चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने मेरे शरीर को अच्छी तरह से जकड़ना है।
ताकि अजियत अजल से मेरा शरीर ज्यादा फिड़फिड़ाए नहीं। जब मेरे शरीर से सारा खून निकलकर नीचे रखे टब में भर जाए तो उस टब में से सारे रखे प्याले में लहू भर कर वो आपने पी जाना है। बाकी मांदा खून से देवता के देव हैकिल मुजस्मे को स्नान देना है। लेकिन याद रखना, ये काम जल्दी से करना है, क्योंकि लेट होने की सूरत में खून जम जाएगा और स्नान नहीं हो पाएगा। पंडित पिरोहत की बात सुनकर राजा ने सर हिला दिया। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अपने खानदान के रोशन मुस्तकबिल के लिए वो हर कदम उठाएगा, चाहे उसके रास्ते में कैसी ही दुश्वारियां क्यों ना सर उठाएं, वो डटकर उनका मुकाबला करेगा। पंडित चबूतरे पर लेट चुका था। राजा ने आखिरी बार तरहम आमेज निगाहों से पंडित को देखा और फिर उसके अंदर एक जल्लाद ने सर उठाना शुरू कर दिया। आलिया अपने कमरे में शदीद भौंचाल की जद में आकर टहल रही थी। उसका दिल जिस बात को मानने से इनकारी था, उसका जहन बार बार उसी पगडंडी की तरफ जाता। उसने अपनी आंखों से देखा था कि हिना इंस्पेक्टर जमाल के पीछे बाइक पर बैठी थी। यही नहीं, बाइक से उतरने के बाद उनके दरमियान बात होती रही, चाहे उसके बारे में या चाहे जो भी। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद हिना उसको पीछे से तकती रही, उस वक्त तक जब तक वो उसकी निगाहों के सामने से ओझल ना हुआ। दाल में जरूर कुछ काला था या फिर उसका जहन गलत रास्ते पर चल रहा था। उसे अपनी प्यारी दोस्त पर इसकी उम्मीद तो न थी। आलिया टहले जा रही थी जब आनन फानन कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही जैसे वो साकित और जामिद हो गई। हेलो, कैसी हो मैडम? हिना ने चहकते हुए पूछा। आलिया ने उसकी तरफ एक तायराना निगाह डाली, फिर बोली, ठीक हूँ। उसने हकारत से जवाब दिया। हिना को उसका ये लहजा बहुत ही अजीब लगा। इससे कबल उसने कभी उसके साथ ऐसे रवैये में बात ना की। आलिया के ये रवैया देखकर हिना हैरान रह गई। आज खैर तो है, सुबह सुबह चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं तुम्हारे? हिना ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, आलिया ने मुख्तसर जवाब दिया। हिना को उसका जवाब बहुत फीका महसूस हुआ। तभी उसके जहन में ख्याल आया कि कहीं आलिया ने उसे जमाल के साथ तो नहीं देख लिया। मुमकिन है उसके जहन में कोई गलत बात आ रही हो। ये ख्याल जहन में आने की देर थी कि उसका माथा ठिनका। जानती हो तुम्हारे घर तक किसके साथ आई हूँ? हिना ने उसकी तरफ देखकर पूछा। मुझे क्या मालूम तुम किसके साथ आई हो? आलिया ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा। जमाल भाई के साथ, हिना ने चहक कर जवाब दिया। भाई का लफ्ज़ सुनकर आलिया ने एक बार फिर हिना को बगौर देखा। जानती हो, मैंने भाई से बात की है कि आलिया के लिए रिश्ते आने शुरू हो गई हैं, लेकिन वो बार बार जवाब दिए जा रही है। मगर वो लड़की है, कब तक जवाब दे सकती है? अब उसके पास वालिदैन का सर झुकाने की जसारत नहीं है। मुमकिन है आइंदा आने वाले रिश्ते पर वो हाँ कर दे। हिना ने फिक्रा अधूरा छोड़कर कहा। उसका ख्याल था कि शायद आलिया उससे मजीद कुछ पूछेगी, लेकिन आलिया को चुप देखकर उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारी बात ठीक थी आलिया। भाई ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं इतना जान गई हूँ कि भाई किसी परेशानी में मुब्तला हैं। मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि एक बार भाई से मिलकर डायरेक्ट बात करो। हिना ने आलिया को समझाते हुए कहा, लेकिन आलिया की समाज से जैसे उसके अल्फाज टकरा ही नहीं रहे थे। उसका जहन किसी और तरफ ही घूम फिर रहा था। कहाँ गुम हो तुम? मैं ऐਵੇਂ ही पागलों की तरह बोले जा रही हूँ। हिना ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए कहा तो आलिया हड़बड़ाई। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कितनी बातें की हैं, लेकिन तुमने मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। हिना की सवालिया निगाहें उस पर गड़ी हुई थीं। क्या जवाब दूं? आलिया ने उसे नफरत से घूरते हुए कहा। उसका लबो लहजा पहले से ज्यादा तल्ख हो गया। हिना हैरानो शशदर रह गई कि ना जाने क्यों आलिया उसके साथ ऐसा रवैया रख रही है। तुम मुझे पसे पुश्त धोखा दे रही हो? आलिया ने उसे घूरते हुए पूछा। आलिया की आंखों में नफरत और शक दोनों झांक रहे थे। उसकी बात सुनकर हिना को अपनी समात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा भी ना था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में ऐसे ख्यालात रखती होगी। व्हाट डू यू मीन? हिना ने वर्ताए हैरत में मुब्तला होकर पूछा। तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो। मैंने जो कुछ कहा है तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो। आलिया ने उसके पास से खड़े होकर कहा और चलती हुई कमरे की खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर से आने वाले हवा के ठंडे झोंकों ने एक बार उसके दिल और दिमाग को मुअत्तर किया। मैंने तुम्हें जमाल के पीछे बैठे हुए देखा, फिर तुम दोनों खड़े आपस में बातें कर रहे थे। जमाल चला गया तो उसकी आंखों से ओझल होने तक तुम उसे तकती रही। क्या ये सब धोखा नहीं तो और क्या है? आलिया बात करते करते भड़क उठी। उसकी बात सुनकर हिना भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। आलिया ने बात करते करते रुख उसकी तरफ मोड़ लिया, जबकि उसकी पुश्त खिड़की की तरफ थी। आलिया, हिना ने बेयकीनी से उसे पुकारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे समझाए तो कैसे। उसने सोचा भी ना था कि आलिया उसके बारे में ऐसे ख्यालात जहन में रखती होगी। वो तो जमाल को अपना भाई गर्दानती थी। अगर वो उसके साथ आई थी तो भी उसी की खातिर, और अगर उसके पास खड़े होकर उसने कोई बात भी की थी तो उसी के लिए ही की थी। दोबारा कभी भी मेरी निगाहों के सामने मत आना। मुझे तुमसे और तुम्हारे उस भाई से दिली तौर पर नफरत हो गई है।
आलिया ने दांत पीसते हुए कहा, आलिया तुम। हिना ने आलिया की तरफ बढ़ते हुए उसका शक दूर करना चाहा, लेकिन आलिया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। प्लीज चली जाओ यहाँ से। आलिया ने उसकी बात सुने बगैर दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। आलिया शदीद जज्बाती भौंचाल की जद में आ चुकी थी। वो जो कुछ कर रही थी अपनी तरफ से ठीक कर रही थी, लेकिन कहते हैं कि जज्बात की रोह में बहने वाले जब संभलते हैं तो बिल्कुल तहीदस्त हो चुके होते हैं। हिना ने उसकी बात सुनकर बमुश्किल खुद पर काबू पाया। बेशक आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम तक न ले रहे थे, लेकिन वो इसके बावजूद खुद पर कंट्रोल किए हुए थी। उसने दोनों लबों को जैसे एक दूसरे के साथ चिस्पा कर दिया। इसके बावजूद एक दो बार उसके मुंह से सिसकियों की आवाज निकली। उसने एक बार बगौर मुंह फेरे आलिया की तरफ देखा और फिर लंबे लंबे डग भरती तकरीबन दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। आलिया उसके भागने से पैदा होने वाली आवाज सुनकर जान चुकी थी कि वो जा चुकी थी। ऐन उसी लम्हे उसके मोबाइल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बेड पर पड़े मोबाइल फोन पर इंस्पेक्टर जमाल का नंबर देखकर उसने कॉल बिजी कर दी। दूसरी तरफ हिना रोती हुई जैसे ही जीना अबूर करके नीचे उतरी तो रेहाना जवार आलिया की वालदा ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे आवाज दी, लेकिन हिना सुनी अनसुनी करके रोती हुई वहां से उसी रफ्तार से चलती बनी, जबकि रेहाना जवार हैरत से उसे जाता हुआ देखती रह गई। फिर उसने एक नजर ऊपर की तरफ देखा कि शायद उसके पीछे आलिया भी नीचे आए, लेकिन चंद सातों तक उसे ना आता देखकर उन्होंने जीने पर कदम रखा। साइमा यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू जबकि जरी एमएससी फिजिक्स कर रही थी। महविश ने तो बमुश्किल एफएससी की थी और उसके बाद तालीम को खैरबाद कह डाला। महविश ने एक प्राइवेट अदारे से कंप्यूटर कोर्स किया। जल्द ही उसे एक इदारे में बतौर सेक्रेटरी की जॉब की ऑफर हुई, लेकिन गुलशन ने इनकार कर दिया। वो जानती थी कि आज का माहौल इस काबिल नहीं कि जवान बच्चियों को मर्दों के दरमियान जॉब करने की इजाज़त दी जा सके। वो खुद भी एक बार धोखा खा चुकी थी और नहीं चाहती थी कि जो कुछ उनके साथ हुआ उनकी किसी बच्ची के साथ भी ऐसा हो। जब गुलशन ने उस जॉब की ऑफर को मुस्तरद किया तो एक बार फिर महविश ने एक ब्यूटी पार्लर को ज्वाइन किया और वहां से ट्रेनिंग ली। फिर घर में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। साथ साथ उसने ट्यूशन सेंटर भी खोल लिया, जहां वो मैट्रिक तक तुलबा और तालिबात को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। जल्द ही उसके पास तुलबा और तालिबात की तादाद में इजाफा होने लगा तो साइमा और जरी ने भी उसके साथ मिलकर इंटर और बैचलर की तालिबात को पढ़ाना शुरू कर दिया। गुलशन के दिन भी फिर आए। पहले जहां वो दिन रात सिलाई कढ़ाई करके बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करती चली आ रही थी, अब बेटियों के जवान होने से उनका हाथ भी बट गया। कबल अज वक्त वो करीबुल मर्ग दिखाई देने लगी थी। जब बेटियों ने कुछ हाथ बटाया तो गुलशन की भी सांस में सांस आई। ट्यूशन से इतनी आमदन आ रही थी कि ना सिर्फ दोनों बेटियों की पढ़ाई के अखराजात बासानी निकल रहे थे, बल्कि घर के अखराजात भी पूरे होने लग गए। महविश ने माँ से सिलाई का काम भी सीख लिया। वो अक्सर व बेशतर माँ के साथ सिलाई भी करवाती, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त न निकलता क्योंकि दिन भर मेकअप करवाने वाली लड़कियों और औरतों की आमदोरफ्त जारी रहती। गुलशन ने अब पैसा बचाना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि जवान बेटियां माँ बाप पर बोझ की मानंद होती हैं। बाप तो उनका वैसे ही एक जालिम और सफाक इंसान निकला, अब वही उनके लिए माँ और बाप दोनों थी। जरी को भी उसने अपनी सगी बेटियों की तरह समझा हुआ था। वो हमा वक्त इसी डर और खौफ में मुब्तला रहती कि कभी उनकी किसी बच्ची के साथ ऐसा हादसा न पेश आ जाए जो उनकी जिंदगी में पेश आया। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से दोनों ने गनी भाई को राजी कर ही लिया। गनी भाई ने उन्हें बताया कि सिकंदर मलिक किस कदर खतरनाक इंसान है। अब चूंकि उन्होंने शेर की किच्चार में हाथ डाल ही दिया है तो हर मुमकिन मुस्ताद होकर रहें। सिकंदर मलिक आतिश का परकाला है। मुआफ़ी वाले लफ्ज़ से उसे इंतहाई नफरत है। खासकर अपने दुश्मन को मुआफ़ करना तो उसकी खसलत नहीं है। वो जल्दबाज नहीं है। जब भी वार करता है मौका देखकर करता है और कभी भी उसका वार ज़ाया नहीं गया। हैबत खान सिकंदर मलिक का निहायत ही करीबी दोस्त था। उसने भी सिकंदर मलिक के साथ गद्दारी की, लेकिन ज्यादा अरसा हयात भी ना रह सका। सिकंदर मलिक ने उसका क्या हाल किया, गनी भाई उसका ऐनी शाहिद था। उन दोनों के लिए सिकंदर मलिक कोई अहमियत न रखता था। उनके लिए तो बस ये बात अहमियत की हामिल थी कि गनी भाई उनसे राजी हो गया। गनी भाई ने उन्हें मुआफ कर दिया। इससे बढ़कर उनके लिए और क्या बात हो सकती थी। उस वक्त भी वो दोनों गनी भाई के साथ बाहर लॉन में बराजमान थे, जबकि गनी भाई के बाकी कारिंदे इधर उधर फिर रहे थे। कुछ छत पर मुस्ताद थे। गनी भाई की ये महलनुमा कोठी कमोबेश 10 कनाल पर मुश्तमिल थी। चारों तरफ से 4 दीवारी काफी ऊंची बनाई गई थी। इसके अलावा जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे। ये कोठी जो कि 2 मंजिला थी,
इसके चारों तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई पड़ता। कोठी का अंदर से नक्शा इस किस्म का बनाया गया कि एक आदमी अंदर जाकर रास्ता ही भूल जाए कि वो कहाँ से आया था और वापसी कहाँ से जाना है। खासकर ग्राउंड फ्लोर में तो बेशक कोई 2-4 बार ही क्यों ना आया हो, आने वाला अक्सर बेशतर रास्ता भूल जाता। कोठी के अंदर भी जा बजा कैमरे नस्ब थे। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी कुछ इस किस्म के ही थे, जबकि बेसमेंट बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन उसका रास्ता सिवाय गनी भाई, ज़रियाब और वरियाम के किसी कारिंदे तक को मालूम ना था। बेशतर को तो ये भी मालूम ना था कि बेसमेंट है भी कि नहीं। कोई भी इस बात से आशना ना था कि बेसमेंट किस मकसद के तहत बनाई गई थी। बेसमेंट के अंदर जदीद असलहे की फरावानी थी जो अंदरूनो बैरून सप्लाई किया जाता था। गनी भाई असलहा का डीलर था, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्त में ना आया। ये उसकी खुशकिस्मती समझ ली जाए या फिर इंतज़ामिया की गफलत। काली भीड़ें तो वैसे ही ऐसे अफराद पर हाथ डालने से घबराती हैं। 2 नोट जेब में क्या जाते हैं, अपने फ़र्ज से ही गाफिल हो जाते हैं। इलावाजी गनी भाई मुनशियात के धंधों में भी सर फहरिस्त गर्दाना जाता। ट्रकों के हिसाब से हीरोइन वो अंदरूनो बैरून सप्लाई करता। इस वक्त भी उन तीनों के दरमियान कुछ ऐसी ही बातचीत का सिलसिला जारी था। गनी भाई उन्हें आने वाले मेहमान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। कल रात की फ्लाइट से रूप बदलकर जक्सी मोहन लाल आ रहा है। हमें हर मुमकिन तरीके से उसे बखैर व आफियत यहाँ लाना है। यहाँ वो हमारे साथ एक नहायत अहम मीटिंग करेंगे। अगर वो हमारी कारकर्दगी से मुतमईन होकर गए तो देखना जल्द ही हम इंडिया में भी अपने नाम का झंडा गाड़ देंगे। जक्सी मोहन लाल हमें इस्तेमाल करने के लिए आ रहा है और इसी बात का हमने फ़ायदा उठाना है। जक्सी मोहन लाल मुंबई का एक मनमाना गुंडा है, गनी भाई ने चाय का कप उठाते हुए कहा, जो थोड़ी देर कबल ही मुलाजिम उसके सामने लवाजमात के साथ रख गया था। दूसरी तरफ ज़रियाब फ्रूट केक का एक पीस उठाए चूहों के जैसे कुतर कुतर कर खा रहा था। वो हमतन गोश गनी भाई की बातें सुन रहा था। अंदर ही अंदर उसका मन झुलस रहा था। जक्सी मोहन लाल, तेरा यहाँ आना तेरे लिए खुशी का बायस साबित नहीं होगा। तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। तू जितना बड़ा भी गुंडा है, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी आत्मा भी बिलकती रहेगी। ज़रियाब ने मुतवातिर फ्रूट केक के पीस को कुतर कुतर कर खाते हुए दिल ही दिल में कहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ज़रियाब। आनन फानन उसकी कुव्वते समाज से गनी भाई की बाज़गश्त टकराई तो उसने चौंक कर गनी भाई की तरफ देखा। क्या कहा था आपने? ज़रियाब ने थूक निगलते हुए पूछा। कहाँ खो गए थे तुम? गनी भाई ने जवाब देने की बजाय सवाल दागा। वो ऐसे ही, ज़रियाब ने टाल मटोल करते हुए कहा। जक्सी मोहन लाल को यहाँ तक बखैर आफियत पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर उनका बाल तक भी भीगा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जान की बाजी लगाकर भी उनको यहाँ तक पहुँचाना लाजमी है। वो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। गनी भाई ने बगौर उसे देखते हुए कहा। वो आएंगे कहाँ, यहाँ से या किसी और शहर से उनको लाना पड़ेगा? ज़रियाब ने पूछा। यहाँ से ही उनको पिक करना है, एयरपोर्ट से उनको पिक करना है, गनी भाई ने वजाहत की। तो क्या एयरपोर्ट पर उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं है? ज़रियाब ने एक और सवाल दागा। हम लोगों को कोई कहीं भी रोकने की शक्कत नहीं रखता, बस अपनी हिफाजत की खातिर कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है। एयरपोर्ट हो या बॉर्डर, हम ऐसे अबूर करते हैं जैसे अपने ही घर से निकलकर अपने ही घर में दाखिल होना। और तुम लोगों से कुछ ढका छुपा तो है नहीं। गनी भाई ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मतलब एयरपोर्ट इंतज़ामिया को उसकी आमद की खबर है। अब की बार वरियाम ने हैरानी से गनी भाई को देखते हुए पूछा। एयरपोर्ट इंतज़ामिया को ही नहीं, हमारे मुल्क के कुछ अफसरान आला को भी इस बात की खबर है। जल्द ही जब जक्सी मोहन लाल हमारे यहाँ बखैर आफियत पहुँच जाएंगे तो फिर अफसरान बाला के साथ वो एक मीटिंग अटेंड करेंगे जिसमें वो कुछ अहम अमूर पर नज़रसानी करेंगे। गनी भाई ने खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा। अब सवालों का ये सिलसिला ख़त्म करो और चाय पियो। ठंडी चाय का तो कोई स्वाद नहीं रहता। दोनों ने चाय के कप उठा लिए। हर घोंट के साथ लवाजमात से पेट पूजा भी जारी थी। पहली बार ज़रियाब और वरियाम की निगाहें आपस में बगलगीर हुईं। ज़रियाब ने महसूस किया कि वरियाम भी जक्सी मोहन लाल की आमद से खुश दिखाई नहीं दे रहा। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, कोई आए तो बता देना। और हाँ, याद से जाकर उस मास्टर से 1 करोड़ लेकर आओ। कोई बात करे तो उड़ा डालना साले को। गनी भाई ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा। जवाबन दोनों मुंह से तो कुछ न बोले, लेकिन अपने सर हाँ में हिला दिए। गनी भाई के जाने की देर थी कि दोनों एक दूसरे के और करीब हो गए। ज़रियाब ने वरियाम को इशारा करके उस चेयर पर बैठने को कहा जिस पर गनी भाई विराजमान थे। वरियाम ने एक निगाह कोठी की सिमत डाली। गनी भाई जा चुका था। वो आराम से उठकर उस चेयर पर आकर बैठ गया। तुम क्या समझते हो वरियाम, जक्सी मोहन लाल का आना खैर की अलामत है? ज़रियाब ने वरियाम के बैठते ही सवाल दागा। दफ़ा कर यार, मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से, उनके नाम से भी नफरत है।
मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचे। ये मुल्क हमारे लिए माँ का दर्जा रखता है। इसकी मिट्टी से धोखा, छी छी छी। मैं किसी तौर ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उस नासूर को वहीं उड़ा देंगे। वरियाम ने गमो गुस्से की ज्यादती के बायस पेचोताब खाते हुए कहा। मुझे खुशी हुई तुम्हारी बात सुनकर वरियाम, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि अब की बार एक ऐसी गेम खेलेंगे कि तुम हक्का बक्का रह जाओगे। जरियाब ने वरियाम की तरफ बगौर देखकर कहा। उसकी बात सुनकर वरियाम की आंखें फैल गईं। कैसी गेम? वरियाम ने हैरानो शशदर होकर पूछा। धीमी आवाज में बोलो। जरियाब ने सरगोशियाना लहजे में कहा। हमें जक्सी मोहन लाल का हमशक्ल इन चंद घंटों में ढूंढना है, या कोई ऐसा शख्स तलाश करना है जो हमें जल्द से जल्द एक ऐसा मास्क तैयार करके दे जिसे पहनने वाले को कोई भी ना पहचान पाए कि वो असल जक्सी मोहन लाल है या उसका बहरूपिया। क्या बात है तुम्हारी? वरियाम ने जरियाब की बात सुनकर खुशी से तकरीबन चहकते हुए कहा। हमें अभी से अपना काम शुरू करना होगा, जरियाब ने कहा। लेकिन मास्क या बहरूपिया मिल गया तो फिर? वरियाम ने सवाल दागा। फिर जो प्लानिंग है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले टाइम का ज़िया करने की बजाय हमें अपने काम का आगाज करना चाहिए, जरियाब ने जवाब दिया। आलिया की वालदा रेहाना जवार आलिया के कमरे में पहुंची तो वो खिड़की में खड़ी थी। उसने आंखें बंद की हुई थी और ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फअंदोज हो रही थी। शायद वो दिल पर धरे बोझ को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है बेटा? रेहाना ने उसे पुकारा तो उसने झट से आंखें खोलकर मुड़कर माँ की तरफ देखा। हिना को क्या हुआ है? वो ऐसे रोती हुई क्यों गई है यहाँ से? क्या कोई बात हुई है तुम्हारी माँ बहन? रेहाना ने उसे सवालिया आंखों से घूरते हुए पूछा। रेहाना की निगाहें आलिया के चेहरे पर टिकी हुई थीं। कुछ नहीं अम्मी, आलिया ने माँ को टालते हुए कहा। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से वो इस तरह रोती हुई यहाँ से गई है। मैंने उसे पुकारा भी लेकिन वो रुकी नहीं। कहा ना अम्मी कि कुछ नहीं, बस आप दफा करें इस बात को, आलिया ने मुतवातिर माँ को टालते हुए कहा। कबल इसके कि दोनों में से कोई बात शुरू करता एक बार फिर आलिया के मोबाइल फ़ोन ने दोनों को चौंकाया। आलिया ने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर निगाह डाली तो हिना के वालिद की कॉल थी। किसकी कॉल है? रेहाना ने पूछा। हिना के वालिद की, आलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। लाओ मुझे दो, मैं सुनती हूँ, रेहाना ने कहा और मोबाइल खुद ही आगे बढ़कर बेड से उठा लिया। कॉल यस करके उन्होंने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम, रेहाना ने मोबाइल कान से लगाते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, हिना के वालिद ने जवाब दिया। रेहाना बहन बात कर रही हो? हिना के वालिद ने आवाज़ पहचान कर पूछा। जी हाँ भाई, रेहाना बात कर रही हूँ, रेहाना ने जवाब दिया। आलिया ने बगौर माँ की तरफ देखा। वो माँ के चेहरे के बदलते नकूश देखकर अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि हिना ने घर जाकर कोई मसला तो पैदा नहीं कर दिया। बहन, आपको बताना था कि हिना का एक्सीडेंट हो गया है, जनरल अस्पताल में ले गए हैं। किसी अल्लाह के बंदे ने हमारी बेटी को वहाँ पहुँचा दिया है। अभी डॉक्टर की कॉल आई कि उसकी हालत नाजुक है। हिना की वालदा का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आप लोग आ जाते तो थोड़ा दिलासा मिल जाता। बात करते करते हिना की वालदा ने तकरीबन रोना शुरू कर दिया। क्या? हिना का एक्सीडेंट हो गया है? रेहाना ने हैरत से बौखलाते हुए पूछा। हिना के एक्सीडेंट का सुनकर आलिया के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसे यूं लगा जैसे उसका दिल पसीज कर मुट्ठी में आ गया हो। भाई आप लोग फिक्र मत करें, हम अभी आ जाते हैं, आलिया भी साथ आएगी, रेहाना ने हिना के वालिद को दिलासा देते हुए कहा। आखिर क्या कहा है तुमने उसे जो इतना बड़ा मसला बन गया है? अगर हिना के साथ कुछ हो गया तो सारी जिंदगी तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी, रेहाना ने गुस्से से पेचोताब खाते हुए कहा और मोबाइल आलिया के हाथ में पकड़ा दिया। फौरन नीचे आओ, इजहार अभी ड्यूटी से वापस आया है, उसे कहते हैं गाड़ी निकाले। इतना कहकर रेहाना तो वहां से चलती बनी, लेकिन आलिया अपने किए पर शदीद पशेमान होकर रह गई। उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। उसने अपनी प्यारी दोस्त पर शक किया था, ये जानते हुए भी कि वो उसके साथ कितनी मुखलिस है। जमाल को वो भाई कहती थी और उसने आलिया को यकीन दिलाने की लाख कोशिश की, लेकिन उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। वो अपनी ही नजरों से गिर गई। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि आंसू छलक पड़े। उसका मन चाह रहा था कि दीवारों से टकरे मार मार कर रोए, लेकिन जो कुछ उसने किया था इस तरह से उसका अजाला होने वाला नहीं था। इस सब का अजाला इसी सूरत में मुमकिन था कि वो न सिर्फ हिना की सलामती के लिए दुआगो हो, बल्कि उसे मुआफ़ी भी मांगे। उसके पास सिवाय पछताने के कुछ न रह गया था। आलिया बेड पर तकरीबन ढह गई। जरियाब के दिल में जरी के प्यार ने बरगद के दरख्त की तरह अपनी शाखें फैला दी थीं। वो तो पागल ही हो गया था। जिस दिन उसे जरी दिखाई न देती उस दिन गोया उसकी हालत मुर्गे बिस्मिल की सी हो जाती। उसका मन करता कि हर चीज़ को आग लगा कर रख दे। आज भी सुबह ही सुबह वो तैयार हो गया। वरियाम उसकी हालत से आशना था। उसने कितनी ही बार उसे समझाया था कि अपनी हरकतों से बाज रहे, लेकिन मजाल है उसके कानों पर जूं तक रेंग जाए। वो तो बस बावला हुए जा रहा था। वरियाम बेड पर दराज उसे तैयार होते हुए देख रहा था।
ज़रियाब कंघी भी कर रहा था और साथ साथ गुनगुना भी रहा था, जबकि वरियाम बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसे तके जा रहा था। ज़रियाब ने एक आंख दबाकर उसे देखा और इशारे से पूछा कि वो कैसा लग रहा है। बिल्कुल पागल, वरियाम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। एक ऐसा पागल जिसे अपना कोई ख्याल ही नहीं, उसे ये भी नहीं मालूम कि जिसके लिए वो रोज बन संवर के जाता है, आया वो भी उसके लिए कोई दिल में जज्बात रखती है, या ऐसे ही पागलों की तरह वो रोज बन संवर के जाता है। तू फिक्र मत कर, बस देखता जा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो देखना, आज वह मुझे इजहार किए बिना नहीं जाएगी। ज़रियाब ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, आज? वरियाम ने हैरत से पूछा, क्यों? आज ऐसी क्या बात है जो वो तुम्हारे प्यार का इजहार करेगी? वरियाम की बात सुनकर वो उसके करीब आकर बेड पर बैठ गया और सरगोशियाना लहजे में बोला, आज मैं उसे इजहार मोहब्बत करूंगा, तुम मेरे साथ होगे। देखना कि कैसे वो मेरी चाहत का जवाब चाहत से देती है। ज़रियाब की बात सुनकर वरियाम के रोंगटे खड़े हो गए। वो ज़रियाब की जिद से बखूबी आशना था, लेकिन वो ज़रियाब को कोई कदम ऐसा उठाने नहीं देना चाहता था जिससे कोई गड़बड़ हो, क्योंकि हालात आजकल कुछ उल्टी डगर पर चल रहे थे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तू ऐसी हरकत करेगा? तू जानता है कि तू क्या कह रहा है? वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर और बाइज्जत घराने की लड़की है, और तू क्या है, सड़क छाप? साले, वो तेरी चाहत का जवाब तो थप्पड़ से देगी। वरियाम गुस्से से बोला, अगर उसने ऐसा किया तो वहीं बीच चौराहे पर उसकी जान ले लूंगा। ज़रियाब ने होंठ भींचते हुए कहा, किसी से जबरदस्ती मोहब्बत के बोल उगलवाने को मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता ज़रियाब। वरियाम ने उसका गुस्सा ठंडा करते हुए कहा। जवाबन ज़रियाब अपनी जगह से खड़ा हो गया। वरियाम ने हैरत से उसे घूरा। मैं नीचे गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, फौरन हाथ मुंह धो के नीचे आओ। ज़रियाब चुटकी बजाकर उसे हुक्म देते हुए बोला, और अगले ही लम्हे वो कमरे से निकल गया, जबकि वरियाम हैरत से उसे जाते हुए देखता रह गया। जल्द ही दोनों उस चौराहे पर पहुंच गए जहां से गुजरकर रोजाना साइमा और ज़री यूनिवर्सिटी आती जाती थी। उनके आने का वक्त हुए जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वरियाम का दिल हौल रहा था। उसे डर था कि ज़रियाब कुछ ऐसा वैसा न कर दे। वो किसी किस्म का लफड़ा डालने के मूड में नहीं था। ज़रियाब ने उसे गाड़ी में ही बिठाया था और खुद अकेला गाड़ी से निकलकर चौराहे पर खड़ा हो गया। मार्केटें खुली हुई थी, आते जाते लोग उसे बगौर देखकर गुजर जाते। हर कसो नाकस को उसके बारे में इल्म था। ज़रियाब ज्यादा बहस पसंद नहीं करता था, बल्कि गोली मार के सीधा काम तमाम कर देता। मार्केट में रहने वाले दुकानदार और आते जाते लोग उसे बस कनखियों से घूर रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत न थी कि कोई उससे कुछ कह सकता। ज़रियाब ने ड्रेस पैंट शर्ट पहन रखी थी, हल्की खुशबू वाला कोई सेंट भी लगा रखा था। सामने की जेब में पहली बार उसने एक निहायत ही खूबसूरत पेंसिल फंसाई थी, जबकि ओवरकोट के नीचे दबा पिस्टल गोलियों से भरा हुआ था। अभी उसे वहां इंतजार करते हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि साइमा और ज़री आ गईं। जल्दी से वो उस जगह खड़ा हो गया जहां से उन दोनों ने गुजरना था। जैसे ही वो उसके पास से गुजरने लगी, उसने झट से ज़री की कलाई थाम ली। उसकी इस हरकत को देखते ही वरियाम तेजी से गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन तब तक भरी मार्केट के सामने ज़री ने हाथ छुड़वाकर एक जोरदार तमांचा उसके गाल पर रसीद किया। ज़रियाब को दिन दिहाड़े तारे दिखाई देने लगे। वो यही समझता था कि उसके नाम से डरने वाले लोगों में कहाँ इतनी जसारत है कि उसके सामने दुम भी हिला सकें, लेकिन ज़री के तमांचे ने उसके नजरिए को गलत कर दिखाया। कितने ही लोगों ने यह मंजर देखा, वो सब फटी फटी आंखों से ये सब देखकर हैरत के समुंदर में गोताजन हो गए। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं? आया बड़ा हीरो बनने। कल को अगर कोई तेरी माँ बहन की कलाई इस तरह थाम ले तो तेरे लिए डूबकर मरने का मुकाम होगा, लेकिन तुझे गैरत कहाँ से आएगी? तू तो खुद ही बेगैरत दिखाई देता है। जो ऐसी घटिया हरकत करने की जसारत कर सकता है, उसके अंदर गैरत का मादा भला कहाँ से आ सकता है? ज़री ने चुटकी बजाकर मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली ज़रियाब की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, ऐसी बेइज्जती आज तक ज़रियाब की किसी ने न की थी। हर किसी को ज़री की जुर्रत पर हैरानगी हो रही थी। सबकी हैरत में डूबी निगाहें ज़री के चेहरे का कभी तवाफ करती तो कभी ज़रियाब के चेहरे का, जो गुस्से से पेचोताब खाकर रह गया था। वरियाम पहुंच चुका था। उसने जाते ही ज़रियाब को कंट्रोल कर लिया, लेकिन ज़रियाब ने झटका मारकर खुद को छुड़वा लिया। वरियाम ने दोबारा उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ का इशारा करके उसे रोक दिया। ज़रियाब सीधा ज़री के सामने आकर खड़ा हो गया। साइमा का दिल माहिए बेआब की मानंद धड़के जा रहा था, लेकिन ज़री को जैसे कोई फिक्र ही ना थी। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मसल कर रख दूं। तुम शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। ज़रियाब ने खा जाने वाली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम एक बदचलन, आवारा और निहायत ही घटिया इंसान हो, जिसको किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। कभी तन्हाई में अपनी माँ या बहन के बारे में सोचना कि अगर सरेराह कोई उनका बाजू थाम ले तो उस वक्त उन पर क्या बीतेगी और उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। ज़री ने ज़रियाब की बात का जवाब मुतवातिर गुस्से से दिया। साइमा उसे धकेल रही थी कि किसी तरह वो यहाँ से चले, क्योंकि हर किसी की निगाहें उन्हीं पर मरकूज होकर रह गई थीं।
फिर जरी कोई मजीद बात किए साइमा के साथ चल दी, जबकि जरियाब उन्हें जाता हुआ देखता रहा। जब तक दोनों निगाहों से ओझल न हो गईं, वो उन्हें देखता रहा। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, उसने हर तरफ निगाह दौड़ाई। एक मजमा सा लग गया था। क्या देख रहे हो तुम लोग? यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है? जाओ दफा हो जाओ और अपने अपने काम करो। जरियाब ने सबको मुखातिब करके कहा तो लोग तेजी से इधर उधर बिखर गए। जहरिश जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, उसकी निगाह टीवी लाउंज में विराजमान सिद्रा बीबी और समैया उसकी मां पर पड़ी। दोनों सोफे पर बैठी आपस में गुफ्तगू कर रही थी। दोनों की पुश्त उसकी तरफ थी, जिसकी वजह से वो दोनों उसे देख ना पाई। उसका मन चाहा कि अभी जाकर अपनी फूफो का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल फेंके। फिर उसने कान लगाकर माँ और फूफो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनना चाहा, तो जैसे ही फूफो के अल्फाज उसकी कुव्वत समाज से टकराए, उसका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। समिया, मैं तुम लोगों के एहसानों के बोझ तले सरता पाऊं दबी हुई हूं। मेरा बेटा इस बात को समझने से कासिर है, किसी शहरी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। लेकिन मैं भी उसे फैसला सुना चुकी हूं कि मुझसे वाबस्ता हर रिश्ता खत्म करके ही वो उस लड़की को अपनाएगा। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि भाई से मुलाकात हो और उनको सारी बात बताऊं, ताकि वो उस लड़की के घर वालों से जा मिलें और उन्हें कहें कि अपनी उस बेलगाम बेटी को लगाम डाल के रखें। सिद्रा बीबी के लहजे में गम और गुस्से की आमेजिश थी। आज की औलाद बहुत तेज है सिद्रा, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हमारे लिए कैसे जज्बात रखती हो। लेकिन रही बात जमाल की, तो वो आज की नई पौध है। नई पौध वैसे भी बेलगाम है, थोड़ी सी बात पर नाक भूं चढ़ाने वाली। माँ बाप की मामूली सी बात से घर छोड़ देना, खुदकुशी कर लेना, ये मामूल बन गया है। हम जानते हैं कि तुमने अपने बेटे की निगहदाश्त करने में किसी भी किस्म का दकीका फरोग गुज़ाश्त नहीं किया, लेकिन बेहतर है तुम उसे वैसा ही करने दो जैसा वो चाहता है। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अगर तो उन दोनों का जोड़ आसमानों पर बनाया जा चुका है, तो हम किसी भी तरह की नाराजगी का इजहार नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में ये बात कुलबुला रही है कि हम लोग कहेंगे कि जब बेटे को इख्तिदार मिला तो दोनों माँ बेटे के तेवर ही बदल गए। तो याद रखना कि मैंने सदा तुम्हें, अपनी बहन और जमाल को अपना बेटा माना है। समिया की बात सुनकर सिद्रा बीबी समेत ज़ाहरिश भी चौंक उठी। कबल इसके कि वो कुछ बोलती मकसूद अहमद आन वारिद हुए। अरे आज ये क्या खिचड़ी पक रही है नंद भाभी के दरमियान? मकसूद अहमद ने पास ही सोफे पर विराजमान होते हुए कहा। बहन की आंखों में आंसू देखकर मुस्तरिब हो गई। अरे ये क्या हुआ? खैरियत तो है ना सिद्रा? कोई परेशानी तो नहीं है? फिर सिद्रा बीबी ने उन्हें सारी बात से आशना किया। उनके आंसू मुतवातर जारी सारी थे। मकसूद अहमद सारी बात सुनकर चौंके जरूर, लेकिन उनकी पेशानी पर शिकन तक न आई। बस इतनी सी बात। मकसूद अहमद बमुश्किल तमाम अपने जज्बात पर काबू रखकर बोले, तो क्या हुआ अगर हमारा बच्चा जहरिश के बजाय किसी और से रिश्ता करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। मेरी बहन, वो हमें हमारी बेटी की तरह प्यारा है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे खिलाया पिलाया है। जहरिश मकसूद के लिए तो ये सब बातें चौंका देने के लिए काफ़ी थीं। उसके अश्क थे कि रुकने का नाम न ले रहे थे। वो दबे कदमों वापस कमरे में लौट गई और एक बार फिर दरवाज़ा बंद करके ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया। उसके मन की नगरी वीरान हो चुकी थी, जिसकी खातिर आज तक उसने पलकों पर ख्वाब सजाए थे, ख्यालों की पगडंडियों पर, जिसके अलावा उसने किसी को कदम धरने की इजाज़त ना दी थी। आज उसने उसे ठुकरा दिया। उसका दिल किरची किरची हो चुका था। आज तो जनाब को तने तनहा महबूब की बाहों में सर रखकर इश्क व मोहब्बत की बातें करने का मौका मुयस्सर आ गया। अक्सा ने गुलशन को छेड़ते हुए कहा। जिस वक्त गुलशन की तीनों भाभियां वापस आईं, इत्तफाक से उस वक्त ना जाने गुलशन की आंख में कोई जर्रा चला गया। सद्दाम सोफे पर बैठा था तो उसकी गोद में सर रखकर उसने आंख में से वो जर्रा निकलवाया, और जैसे ही सद्दाम ने जर्रा निकाला, तीनों भाभियां, जिनमें सद्दाम की बहन जरी भी शामिल थी, आन वारिद हुई। दोनों थोड़ी देर के लिए तजब्जुब का शिकार हुई और फिर जल्द ही सद्दाम ने खाना खाए बगैर इजाज़त ली। सबने बहुत रोका, लेकिन वो ना रुका। उसके जाते ही सब गुलशन के आसपास जमा हो गईं। व्हाट यू मीन? गुलशन ने हवास बाख्ता होकर अपनी भाभी अक्सा को देखकर पूछा। अरे क्या मीन? सीधी तरह बताओ, क्या गपशप लग रही थी? इकरार, वादे और कस्में तो हो गई होंगी ना? अब की बार अनम ने लुकमा दिया। नहीं नहीं, साहब बहादुर गए होंगे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। आसमान से तारे तोड़ने हैं ना गुलशन? अक्सा ने निचला होंठ दांतों तले दबाकर कहा। तो उसकी बात सुनकर सबका पुरजोर कह कहा गूंजा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरा भाई किसी से कम नहीं है। आसमान से तारे तो क्या, चांद को भी तोड़ लाए। लेकिन मसला यह है कि इन सबको यहाँ दीवार से तो लटकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो बाजार से ले आएंगे ताकि उन्हें दीवार पर लटकाया जा सके। फिर तो साबित हो ही जाएगा ना कि मेरा भाई कितना बड़ा आशिक है। अब की बार जरी खान ने गुलशन की तरफ देखते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मेरी आंख में जर्रा चला गया था। और कबल इसके कि गुलशन अपना फिक्रा मुकम्मल करती, अनम ने उसे टोका।
और उस जर्रे ने जनाब को महबूब की नर्मो गुदास गोद में सर रखने पर मजबूर कर दिया। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उस जर्रे ने शर्त रखी हो कि अगर तुम महबूब की गोद में सर रखोगी तो मैं खुद ब खुद निकल जाऊंगा। जरी ने उसके पास ही बैठते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम लोग तो बाल की खाल निकालने पर लग गई हो। गुलशन ने सर पकड़कर कहा, आसमान में थिगली लगाने से जान नहीं छूटने वाली, भांडा फूट चुका है। बेशक तुम आरे बल्ले करती रहो, लेकिन हम भी यकीन करने वाले नहीं हैं। आज तो रंगे हाथों पकड़ा है। अनम ने कहा, लगता है आंखों से आंख लड़ गई है और आंखें चार हो गई हैं। बस अभी हमारी आंखों का काजल चुराने की तगदो कर रही है। लेकिन अक्सा ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ा तो गुलशन ने उसकी तरफ देखा। भाभी, आप भी ना? अरे यकीन जानिए, हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई आला बाला नहीं कर रही, जो हकीकत है वो तुम लोगों को बता रही हूँ। मेरे मन में सद्दाम के लिए कतन ऐसे कोई जज्बात नहीं है। जिस रुख आप लोगों की सोचों का धारा बह निकला, इस तरफ मैंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा। हकीकत में मेरी आंख में एक जर्रा घुस गया था, वैसे निकला नहीं था तो सद्दाम ने कहा कि मेरी गोद में सर रखो, और फिर इस सूरत वो निकला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे दरमियान रामलीला शुरू हो चुकी है। गुलशन ने सबकी तरफ बगौर देखकर कहा तो सबको मजबूरन चुप लग गई, लेकिन उसकी बात पर एतबार किसी को ना था और ये बात उसने भी महसूस कर ली, तभी वहां से फौरन ही खिसक गई। पंडित पिरोहत ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके शरीर ने मौत की अजियत से छुटकारा हासिल किया, राजा प्रताप सिंह के सामने मंदिर के तहखाने में दूधिया धुआं पैदा होना शुरू हो गया। फिर उस धुएं ने पंडित का रूप धार लिया। मरने वाले और उस पंडित में जमीन आसमान का फर्क था। मरने वाले पंडित के चेहरे पर बुढ़ापे की थकन अयां थी, जबकि ये पंडित पिरोहत तो जैसे हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पंडित पिरोहत है जो कुछ समय कबल राजा प्रताप सिंह के साथ बैसाखी के सहारे चलता हुआ मंदिर तक आया। महाराज, वक्त का नुकसान मत कीजिए, जल्दी से प्याला उठाइए और लबालब भर कर हलक में उंडेल लीजिए। मेरे खून के अंदर मेरी शक्तियां हैं। खून का हर एक कतरा मेरी शक्तियों को आपके शरीर में दोबारा जिंदा कर देगा। पंडित ने हुक्म देते हुए कहा तो राजा प्रताप सिंह ने जल्दी से करीब रखा प्याला उठाया और उसे खून से लबालब भर लिया। लेकिन जैसे ही उसने खून का प्याला मुंह से लगाया, पंडित के खून से उठती बसांद ने उसके नथनों का खैर मकदम किया। राजा प्रताप सिंह को यूं लगा जैसे उसे अभी के अभी क्या आएगी और उसके अंदर का सब कुछ बाहर निकल जाएगा। पंडित ने शायद राजा की कैफियत से आशनाई हासिल कर ली। उसने ना जाने मुंह ही मुंह में क्या पढ़कर फूंक मारी तो राजा एक ही सांस में प्याले में भरा हुआ लहू पी गया। फिर उसने बाकी मांदा लहू को शैतान देवता के देव हैकिल मुजस्मे पर गिराना शुरू कर दिया। राजा प्रताप सिंह के अंदर पंडित पिरोहत का लहू किया गया, गोया एक भौंचाल सा पैदा हो गया। राजा का मन कर रहा था कि पंडित उसकी नजरों से ओझल हो और वह कुत्तों की तरह तहखाने के फर्श और शैतान देवता के मुजस्मे पर लगा लहू चाट जाए। उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक राजा हुक्मरान बराजमान था जो उसे ये सब कुछ ना करने पर उकसा रहा था। अगर पंडित उसके सामने खड़ा ना होता तो कब का वो उस लहू को चाट चुका होता। महाराज, एक बार फिर उसे पंडित ने मुखातिब किया। राजा ने सवालिया निगाहों से पंडित की तरफ देखा। महाराज, देवता के चरणों में सजदा रेज हो जाइए ताकि देवता आपकी बलि से मती होकर आपको शक्तियों से नवाजें। पंडित की बात सुनकर राजा ने पंडित के सामने सरे तस्लीम खम किया। फिर राजा शैतान के मुजस्मे के चरणों में सजदा रेज हो गया। तभी शैतान की बेनूर आंखों में जैसे तेज दिए से जलने लगे। फिर देखते ही देखते शैतान की जुबान में जुम्बिश पैदा हो गई। इसके साथ ही पूरे मुजस्मे में जुम्बिश पैदा हो गई। हम तुम्हारी बलि से मती होकर तुम्हें न सिर्फ पंडित की शक्तियां नवाजते हैं बल्कि मजीद ऐसी शक्तियां भी नवाजते हैं जिनके बलबूते पर तुम दुनिया को उंगली के पोर पर उठाकर उलट सकते हो। याद रखना, जब तक तुम हमारे सामने इसी तरह सरे तस्लीम खम रखोगे तब तक हमारी मदद तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम हमसे रूगर्दानी करोगे उसके बाद हम भी तुमसे रूगर्दानी कर लेंगे और हमारी रूगर्दानी का नुकसान तुम्हें ही होगा। राजा प्रताप सिंह, जो शैतान के चरणों में सजदा रेज था, उसकी कुव्वत समाज से शैतान देवता के अल्फाज गूंजे। यूं लग रहा था जैसे बोलने वाला कोसों दूर से बोल रहा हो या किसी गहरे कुएं से उसकी आवाज आ रही हो। उसकी आवाज में कुर्बत की कोई अलामत न थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे बोलने वाला बहुत ही दूर से बोल रहा था। राजा ने सजदे से सर उठाकर शैतान देवता के देव हैकिल मुजस्मे को देखा तो आंखों की जगह दीप जलते दिखाई दिए। पत्थर के मुजस्मे में गोया जान भर दी गई थी। राजा ये सब कुछ देखकर एक बार फिर शैतान देवता के चरणों में सजदा रेज हो गया। मैं कभी भी आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा। मुझे अपने खास लोगों में शुमार कर लीजिए। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्द अज जल्द उन लोगों में शुमार होना चाहता हूँ जिनके मुंह से निकलते अल्फाज फौरन से पेशतर हकीकत का रूप धारने की शक्ति रखते हैं।
राजा प्रताप सिंह ने अब की बार इल्तिजाइया लहजे में इस्तदा करते हुए कहा। करीब ही खड़ा पंडित के धुएंनुमा शरीर के लबों पर गोया फातिहाना मुस्कुराहट जलवागर हो गई। हमारे खास और मुकर्रब लोगों में शमूलियत इख्तियार करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाने में किसी किस्म का दकीका फरोगुजाश्त न करना। जल्दी हमारे मुकर्रब लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। मुमकिन है सरे फहरिस्त लोगों में तुम्हारा नाम पहले नंबर पर आ जाए। शैतान देवता के होंठों ने एक बार फिर जुम्बिश की। ये आपकी अनायत होगी देवता। राजा प्रताप सिंह ने खुशी से बेहाल होते हुए कहा, मैं अपनी सल्तनत का राजा हूँ, मैं भला ऐसी कंजूसी क्यों करूँगा। अब से इंसानों की बलि चढ़ाना मेरा फर्ज मनसबी बन गया है। सबसे पहले अपने ससुराल वालों को जिन्होंने मेरे खिलाफ ऐलान जंग किया है उन्हीं को आपके चरणों में बलि चढ़ाऊंगा, तब जाकर मजीद शक्तियां हासिल करूंगा। राजा खुशी से बेगाना हुए जा रहा था, जबकि वो इस बात से बिल्कुल नाआशना था कि जुल्म की दीवार जितनी भी ऊंची बना ली जाए एक न एक दिन उसे जमीन बोस जरूर होना होता है।